एपिसोड 431 टू 440। अध्याय 431। दूसरी सर्वोच्च प्राथमिकता। कोना को हेलन साम्राज्य के मामलों का प्रबंधन करने के लिए राजधानी ग्लैडियोलस लौटे हुए कई दिन हो चुके थे। उनके साथ काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का बेटा ब्रैंडन था। कोना को लड़के की कार्यशैली पसंद आए और उसकी उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता को देखते हुए उसने उसे औपचारिक रूप से ड्यूस का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने पर भी विचार किया। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। फिलहाल कोना ने उस पर नजर रखने और ये देखने का फैसला किया कि क्या उसे कोई ऐसी कमजोरी मिल सकती है जिसका फायदा उठाकर वह उस किशोर को ड्यूस का वफादार सदस्य बना सके। जीवित बचे लोगों का पलायन कैसा चल रहा है? कोना ने पूछा। ब्रैंडन ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और फिर उत्तर दिया। इससे कोना ने उनकी सराहना में सिर हिलाया क्योंकि कोना को अपने अधीन आज्ञाकारी और सक्षम कर्मचारियों का काम पसंद था। सर, बचे हुए लोगों में से अधिकांश अब राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं, ब्रैंडन ने बताया। प्रस्थान में देरी हो रही है क्योंकि टेलीपोर्ट गेट का उपयोग प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर ही किया जा सकता है। कोना ने सिर हिलाया। वह भी इस असुविधा से अवगत था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। टेलीपोर्ट गेट की सेटिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति स्वयं राजा नूह था। शाही परिवार के पास महल के अंदर एक अनोखी कलाकृति है जिसका उपयोग वे हेलेन साम्राज्य के भीतर कुछ चीजों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। इस कलाकृति की मदद से राजा टेलीपोर्ट गेट, अवरोधों, रक्षा तंत्रों और राजधानी की दीवारों में लगे आक्रमण चिन्हों की सेटिंग्स को बदलकर किसी भी प्रकार के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकते हैं। कोना ने राजकुमार लियोनेल से टेलीपोर्ट गेट की सेटिंग्स में बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन युवराज उस अद्वितीय कलाकृति को सक्रिय करने में भी असमर्थ थे। ड्यूस के नेता ने राजा नूह को इस बात के लिए शाप दिया कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को इस महत्वपूर्ण उपकरण को नियंत्रित करने की बुनियादी बातें भी नहीं सिखाईं, जिससे उनका जीवन आसान हो सकता था। हमारे खाद्य भंडार का क्या होगा? हमारे पास जो खाद्य भंडार है वह 5 साल तक चल सकता है। अच्छा, क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे? ब्रैंडन कुछ कहने में हिचकिचा रहा था, इसलिए कोना ने उसे खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ये हेलेन साम्राज्य के राजकुमारों के बारे में है, ब्रैंडन ने कहा। उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, महोदय? कोना ने अपने सामने खड़े किशोर लड़के को देखा जिसने निडरता से उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। वह ब्रैंडन की आंखों में महत्वाकांक्षा देख सकता था और ड्यूस का नेता मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसे ब्रैंडन की इच्छा का पता चल गया है। आपको प्रिंस लियोनेल और प्रिंस रूफस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोना ने जवाब दिया। वे अब राजधानी में नहीं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे अभी कहां हैं? ब्रैंडन ने पूछा। मुझे ये सोचकर बेचैनी हो रही है कि वे दोनों कभी भी लौटकर मुझसे मेरा अधिकार छीन सकते हैं। कोना मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि ब्रैंडन ने उसके मन में जो आशंका थी उसे पुष्ट कर दिया था। तेरी भूख तो बड़ी है, लड़के, कोरोना ने सोचा। फिर भी मुझे लगता है कि उसे कठपुतली शासक बनाना किसी मूर्ख को गद्दी पर बिठाने से बेहतर है। कम से कम मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अपने अधीनस्थों को मूर्खतापूर्ण आदेश दे रहा है और राज्य अचानक ढह जाएगा। कोनर ने ब्रैंडन के सवालों का जवाब देने से पहले गहरी सोच में डूबे होने का नाटक किया। दोनों राजकुमार इस समय अनायशा राजवंश में हैं। यह मत पूछिए कि वे वहां क्यों हैं क्योंकि मैं उनके बारे में आपको और कोई जानकारी नहीं दूंगा। जहां तक सबसे छोटे राजकुमार की बात है, आपको उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार अनेस्ट गायब हो गए थे और उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। उनकी निगरानी के लिए नियुक्त संगठन के सदस्य भी उनका पता लगाने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था मानो महाद्वीपीय जादू के शुरू होने से कुछ दिन पहले राजकुमार हवा में गायब हो गए हों। फिर भी कोना को कोई फिक्र नहीं थी। बिना किसी अनुयायी के एक युवा राजकुमार अब राजकुमार नहीं बल्कि एक असहाय बच्चा था। राजकुमार अनेस्ट से उन्हें कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह उसकी तलाश में जनशक्ति बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। ब्रैंडन ने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर लौट आया। उसने अपने उन साथियों की रिपोर्ट पढ़ी जिन्होंने बचे हुए लोगों के पलायन में भाग लिया था। एजियो ने उसे संगठन से हर संभव जानकारी जुटाने का निर्देश दिया था। शैडो असैसिन ने एल्व्स की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया था, इसलिए उसने हेलेन साम्राज्य में जानकारी जुटाने का काम ब्रैंडन को सौंप दिया। इस तरह वे अपनी अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने अपने मिशन को अंजाम दे सकेंगे। अचानक कोना के हाथ की अंगूठी चमकने लगी। उसने ब्रैंडन को कमरे से बाहर जाने और 1 घंटे बाद लौटने का आदेश दिया। ब्रैंडन ने आदेश का पालन किया और ड्यूस के नेता को उसके हाल पर छोड़ दिया। रिपोर्ट करो,
कॉनर ने आदेश दिया। तभी कैलुम की छवि उसके सामने प्रदर्शित हुई। सर, हेलन साम्राज्य में युवा नाइट कमांडर का कोई पता नहीं चल रहा है, कैलुम ने बताया। हमने अपने व्यापक नेटवर्क का उपयोग करके चारों ओर पूछताछ कर ली है, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं चला है। कॉनर ने आगे की योजना बनाते हुए अपनी मेज के ऊपरी हिस्से पर थपथपाया। विलियम को सहयोगी बनाने से उसे राजकुमारी सिडोनी और क्रेटोर साम्राज्य के साथ अनाक्रमण संधि करने का अवसर मिल सकता था। यह एल्स पर हथौड़ा और निहाई की सैन्य रणनीति का उपयोग करके हमला करने के लिए एक संभावित सहयोगी प्राप्त करने के समान था। कॉनर मोहरे का काम करेगा और एल्स को अपनी सेना उस पर केंद्रित करने देगा, जबकि राजकुमारी सिडोनी और क्रेटोर साम्राज्य पीछे से उन पर हमला करेंगे। जब उनका शिकार घिर जाएगा और भागने की कोई जगह नहीं बचेगी, तब कॉनर अपना तुरुप का पत्ता निकालेगा और उन सभी नुकीले कानों वाले बदमाशों का सफाया कर देगा जिन्होंने उसके इलाके में कदम रखने की हिम्मत की। ऐसा होने के लिए उसे विलियम से बात करनी होगी। ठीक उसी क्षण दरवाजा खुला और 30 वर्ष की आयु के आसपास का एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो व्यक्ति कॉनर की ओर बढ़ते हुए बोला। फ्लॉयड, मेरे दफ्तर में घुसने से पहले तुम्हें दरवाजा खटखटाना तो आना चाहिए, कॉनर ने नाराजगी से जवाब दिया। मैं एक जरूरी बातचीत कर रहा हूं। तुम्हारा इस तरह बिना इजाजत अंदर आना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। महत्वपूर्ण बातचीत, दिलचस्प लग रहा है। फ्लॉयड की मुस्कान और चौड़ी हो गई। चलिए श्री कॉनर, मुझे इस महत्वपूर्ण बातचीत का विवरण बताइए। शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहां उस काम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्यों आए हैं जो मैंने आपको सौंपा है? इसी कार्य के सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूं, महोदय। मुझे रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और मुझे कुछ और संसाधनों की आवश्यकता है, और शायद सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के निर्माता से मिलने का अवसर भी चाहिए। कॉनर ने उस विद्वान को घूरते हुए तेवर चढ़ा लिए जो कुछ समय पहले ही उनके संगठन में शामिल हुआ था। विलियम द्वारा लूटे गए ब्रैंडफोर्ड बैरोनी में प्रयोगशाला के निर्माण के लिए फ्लॉयड ही जिम्मेदार था। मैं आपको संसाधन उपलब्ध करा सकता हूं, कॉनर ने जवाब दिया। लेकिन सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट की निर्माता से मुलाकात, आप उनसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? फ्लॉयड ने कॉनर के निमंत्रण का इंतजार नहीं किया और सीधे उसकी मेज के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने जो लिखा वह सचमुच अद्भुत था। केवल एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही साधारण जानवरों और मनुष्यों को ऐसी घातक मशीनों में बदलने का तरीका सोच सकता है जिन्हें मारना बेहद मुश्किल हो। मैं उससे सुपर सोल्जर्स की क्षमताओं को बढ़ाने और उनकी युद्ध क्षमता को और अधिक बढ़ाने के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। क्या आप सुपर सोल्जर्स को और अधिक शक्तिशाली बनाने के तरीके पर चर्चा करने के लिए निर्माता से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल सही, फ्लॉयड ने सिर हिलाया। अब जब मैंने आपको अपने आने का कारण बता दिया है, तो मुझे उस महत्वपूर्ण बातचीत के बारे में और बताएं जो आप सर कैलुम के साथ कर रहे थे। फ्लॉयड ने कैलुम के प्रोजेक्शन की ओर हाथ हिलाया और कैलुम ने बदले में उसे चिढ़ाया। कॉनर और कैलुम दोनों को फ्लॉयड का यह असभ्य रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि वह एक बहुत ही काबिल व्यक्ति था। इसी वजह से वे दोनों उसे कुछ हद तक बर्दाश्त करते थे, भले ही वह विद्वान हमेशा उन दोनों पर अपनी मांगे जबरदस्ती थोपता था। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हेलन साम्राज्य के सबसे युवा नाइट कमांडर से कैसे बातचीत की जाए। क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या वह उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का शिष्य नहीं है जिसने सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट बनाया था? फ्लॉयड के चेहरे पर भाव उभर आए। जी हाँ, विलियम वॉन आइंसेवर्थ भी सेलिन का इकलौता शिष्य है, कॉनर ने बताया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। इसलिए मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए लौट जाने की योजना बना रहा हूं। बकवास, फ्लॉयड ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। हमारे संगठन के शाखा प्रमुख होने के नाते आपको सेलिन से मिलने के लिए इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं भी उनसे मिलना और बात करना चाहता हूं, तो क्यों ना आप ये काम मुझे सौंप दें। इससे आपके दो काम एक तीर से हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपके पास कई महत्वपूर्ण काम हैं जिन पर आपको ध्यान देना है ना, महोदय? कॉनर ने जादूगर को ध्यान से देखा और उसके प्रस्ताव पर विचार किया। फ्लॉयड सेलिन को अपना आदर्श मानता था और उसने संगठन के मामलों में सक्रिय रहते हुए सेलिन द्वारा किए गए सभी शोध दस्तावेजों को पढ़ लिया था। फ्लॉयड हमेशा से अपने आदर्श से मिलना चाहता था। कॉनर और कैलुम इस बात से वाकिफ थे, लेकिन चूंकि सेलिन लोंट में एकांत में रह रही थी और उसने किसी को परेशान न करने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्होंने विद्वान को उसके ठिकाने के बारे में नहीं बताया। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं कि आप ये काम ठीक से करेंगे? जी हाँ, महोदय, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा।
मुझे इस विलियम के बारे में सारी जानकारी दीजिए और मैं इस काम को बखूबी संभाल लूंगा। कॉनर ने कुछ देर सोचने के बाद फ्लॉयड को कुछ दस्तावेज पढ़ने और सेलिन के इकलौते शिष्य के बारे में जो कुछ भी उन्हें पता है उसे समझने के लिए दे दिए। मैं आपके साथ लोगों को भेज दूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप विनम्र रहें और किसी भी तरह की धमकी का इस्तेमाल न करें। कोई बात नहीं, महोदय। कॉनर की बात को बीच में ही रोकने के लिए फ्लॉयड ने हाथ हिलाया। मैं एक बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति हूं। मैं इस काम को बिना किसी चूक के पूरा करूंगा। जहां तक उन आदमियों की बात है जिन्हें आप मेरे साथ काम करने के लिए नियुक्त करने वाले हैं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं अपने अधीनस्थों को लेडी सेलिन से मिलने के लिए खुद ले आऊंगा। कॉनर ने अपने सीने में उमड़ते गुस्से को काबू में किया। फ्लॉयड को थप्पड़ मारने से खुद को रोकने का एकमात्र कारण ये था कि सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर संघर्ष करने से उसके संगठन को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने खुद को सामने खड़े आदमी की पिटाई करने से रोकने के लिए मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींचने का फैसला किया। तो फिर कृपया ये संसाधन मेरी प्रयोगशाला में भेज दीजिए महोदय, फ्लॉयड ने मेज पर एक स्क्रॉल रखते हुए कहा। मैं अब चलता हूं, और नहीं, आपको मुझे दरवाजे तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद छोड़ सकता हूं। आपका दिन शुभ हो, महोदय कॉनर। फ्लॉयड जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। वह सेलिन से मिलने के अवसर को लेकर बहुत उत्साहित लग रहा था। कॉनर ने ठंडे भाव से उसे जाते हुए देखा। कैलम ने यह बातचीत देखी और अपने नेता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्के से अपना गला साफ किया। सर, क्या आपको यकीन है कि यह एक अच्छा विचार है? कैलम ने पूछा। सेलिन को फ्लॉयड का यह आक्रामक रवैया शायद पसंद न आए। भले ही वह परेशान करने वाला हो, लेकिन ये सच है कि सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कॉनर ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद कहा। शायद उन्हें एक बार मिलने देना अच्छा विचार होगा। सेलिन उसकी आदर्श है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह उसे नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने के लिए कुछ करेगा। कैलम ने आह भरी और अनिच्छा से सिर हिलाया। किसी कारणवश उसे फ्लॉयड और सेलिन की मुलाकात को लेकर बहुत बुरा एहसास हो रहा था। कॉनर ने भी अपनी राय रखी, लेकिन उसे विश्वास था कि विद्वान अपनी सीमा पार नहीं करेगा। आखिरकार फ्लॉयड कोई लड़ाकू तो था नहीं, वह एक विद्वान था, इसलिए लड़ाई झगड़ा वह अपने अधीनस्थों को करने देता था। जब तक फ्लॉयड कोई मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करता, कॉनर को पूरा भरोसा था कि अगर वह सेलिन को उचित मुआवजा दे दे तो वह उससे सुलह कर लेगा। ड्यूस के नेता ने अपनी चिंता कम करने के लिए अपना माथा रगड़ा। उनकी पहली प्राथमिकता उस स्मारक को खोजना था जो उन्हें अमर भूमि तक ले जाएगा। दूसरी प्राथमिकता सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट थी, जिसका उपयोग वे एल्व्स के खिलाफ लड़ने के लिए करेंगे। जब तक ये दोनों चीजें उसके नियंत्रण में थीं, तब तक उसे एल्फ सेना से निपटने के बाद अस्थायी गठबंधन टूटने पर चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कॉनर ने ब्रैंडन से एक बार फिर हेलन साम्राज्य की मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए अपना काम जारी रखने का आह्वान किया। यदि दो विदेशी आक्रमणकारियों ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ न की होती, तो पूरा महाद्वीप अब तक उसके पूर्ण नियंत्रण में होता। उसे प्रक्रिया की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ परिणाम की परवाह थी। और वह जो परिणाम चाहता था, वह था एल्फ जाति का एक तरफा नरसंहार, जिससे वह दिल से नफरत करता था। अध्याय 432। तो तुमने मृत्यु को चुना। एक सप्ताह बाद फ्लॉयड 100 आदमियों को अपने साथ लेकर लोंट की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे अभी भी अपनी प्रयोगशाला में कुछ अधूरे काम पूरे करने थे और उसने अपने अधीनस्थों को उन प्रायोगिक विषयों की देखभाल का जिम्मा सौंपा जो वर्तमान में अपने अंतिम चरण में थे। फ्लॉयड को पता था कि सेलिन एक शक्तिशाली काली जादूगरनी थी। हालांकि वह उसे बहुत मानता था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। चाहे इसके लिए उसे बल प्रयोग करना पड़े, साजिशें रचनी पड़े या छल करना पड़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक काम बन जाता, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने अनुभवी विशेषज्ञों को अपने इस प्रयास में सहायता के लिए बुलाने का निर्णय लिया। यद्यपि मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना आदर्श परिणाम था, लेकिन जब चीजें उनके अनुसार न हो तो वैकल्पिक योजना रखना उनके लिए एक सामान्य बात थी। जो भी व्यक्ति काली जादू का प्रयोग करता था, उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। लोगों को यह नहीं पता था कि काली जादू की दो शाखाएं होती हैं। एक तो सामान्य काली जादू, जिसका प्रयोग अधिकांश जादूगर कर सकते थे, और दूसरी सच्ची काली जादू, जो पूर्वजों की शक्ति से परिपूर्ण होती थी। यदि एक काला जादूगर और काले जादू का सच्चा अभ्यासी आपस में लड़ते, तो जीत हमेशा दूसरे की ही होती। इस बात की कोई संभावना ही नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चे अंधकार से रहित होकर काला जादू करता हो, उस व्यक्ति के विरुद्ध जीत सके जिसके हाथ पैर एक ऐसी शक्ति से बंधे हो जो काले से भी अधिक काली हो।
सेलिन उन लोगों में से एक थी जो सच्ची काली जादू की शक्ति का प्रयोग करती थी और अगर कोई उसे उकसाने की हिम्मत करता तो वह इसका इस्तेमाल करने से डरती नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि अंधकार की वास्तविक शक्ति का उपयोग करने से पहले 3 सख्त शर्तें थीं। पहला मामला विश्वासघात का था, दूसरा गुलामी, और अफवाहों के अनुसार तीसरी आवश्यकता ये थी कि स्वयं को पूरी तरह से और निर्मम रूप से अंधकार में समर्पित कर दिया जाए। ये अफवाहें सच थी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। केवल अंधकार की असली शक्ति रखने वाले ही इन रहस्यों को जानते थे, क्योंकि वे इसे अयोग्य लोगों के साथ साझा नहीं करते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद फ्लॉयड और उसके साथी आखिरकार लोन्ट की सीमा पर पहुंच गए। हालांकि वे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस छोटे कस्बे में वे जाने की योजना बना रहे थे, उसकी रक्षा में कई शक्तिशाली लोग तैनात थे। एक मिलेनियल बीस्ट और 1 दर्जन से ज्यादा वाइवरन, फ्लॉयड के एक अधीनस्थ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये किस तरह का शहर है? हालांकि वे ओरोब्रो और वाइवंस से भिड़ने से नहीं डरते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उन्हें यूं ही उकसा सकते थे। वे भी अपने आप में शक्तिशाली जीव थे और एक गलती भी दुखद अंत का कारण बन सकती थी। अब क्या करें, महोदय? काले रंग का चोला पहने एक दुबले पतले आदमी ने पूछा। फ्लॉयड ने माथे पर शिकन डाली। 100 आदमियों को साथ लाने का उसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि अगर उनकी बातचीत बेकाबू हो जाए तो वह सेलिन को काबू में कर सके। उसका इरादा इन ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए उन्हें भेजने और उनकी तरफ किसी भी तरह की जानमाल की हानि का जोखिम उठाने का नहीं था। केल, कास, कट, फ्लॉयड ने पुकारा। महोदय, एक जैसे चेहरे वाले 3 व्यक्ति आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। केल, तुम पहले भी सेलिन से मिल चुके हो ना? फ्लॉयड ने पूछा। जी हाँ महोदय, केल ने उत्तर दिया। मैंने सर कॉनर के आदेश पर उन्हें 2 पत्र पहुंचा दिए हैं। अच्छा, अब ये पत्र उसे दे दो। मेरे पास वापस आने से पहले उसके जवाब का इंतजार जरूर कर लेना। जी श्रीमान। केल ने पत्र लिया और जमीन में विलीन हो गया। उन्हें और उनके भाइयों को पृथ्वी के साथ पुनर्तः एक हो जाने की अनूठी क्षमता प्राप्त थी। इस क्षमता के कारण वे कई स्थानों पर निर्बाध रूप से यात्रा कर सकते थे। इसी वजह से उन्हें उन स्थानों की जासूसी करने और उनमें घुसपैठ करने के कई मिशन सौंपे गए, जहां अन्य लोग नहीं पहुंच सकते थे। फ्लॉयड मुस्कुराया क्योंकि वह अपने आदर्श से आमने सामने मिलने के लिए बेताब था। उसे बस यही उम्मीद थी कि सेलिन उसकी बात मान लेगी। इस तरह उसे अपना दूसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजक चिन्ह। सेलिन अपने सोफे पर आराम कर रही थी तभी उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई क्योंकि दस्तक एक गुप्त संकेत था जिसे संगठन के सदस्यों ने आपस में संवाद करने के लिए बनाया था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसे इससे जरा भी परेशानी नहीं हुई। उसने लापरवाही से दरवाजे पर पड़ा पत्र उठाया और उसमें लिखी बातें पढ़ीं। सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, सेलिन ने सोचा। तो किसी ने उस रिसर्च को फिर से शुरू कर दिया जिसे मैंने संगठन में सक्रिय रहते हुए छोड़ दिया था। कॉनर विलियम से बात करने के लिए भी मिलना चाहता था। सेलिन ने पत्र में लिखी सारी बातें पढ़ी और भौहें सिकुड़ी। इस समय उसका संगठन के साथ काम करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसकी रुचि केवल एल्फ्स के साथ काम करने में थी। कृत्रिम विषैले वातावरण के निर्माण में उनकी मदद करने और उन्हें सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट जैसे कुछ अधूरे प्रोजेक्ट देने के अलावा सेलिन ने खुद को उनसे दूर रखने का विकल्प चुना था। सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ के अप्रत्याशित हमले के कारण खोई हुई अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों के लिए संगठन से भुगतान प्राप्त करने के बाद उसने खुद को प्रयोग करने में समर्पित कर दिया। सेलिन विलियम को प्रशिक्षित करने में भी व्यस्त थी, इसलिए उसके पास ड्यूस के भीतर होने वाली चर्चाओं और योजनाओं में भाग लेने का समय नहीं था। इसके अलावा कॉनर की अपने शिष्य से मिलने की इच्छा ने सेलिन को और भी सतर्क कर दिया। संभव हो तो वह नहीं चाहती थी कि विलियम इस समय कॉनर से मिले। सेलिन को डर था कि उनके संगठन द्वारा उसके परिवार और राज्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद विलियम तुरंत ड्यूस के नेता के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। सुंदर परी एक बार फिर उसके घर में दाखिल हुई और एक छोटा सा पत्र लिखकर उसके दरवाजे पर छोड़ दिया। सेलिन द्वारा दरवाजा बंद करने के 1 मिनट बाद पत्र जमीन में विलीन हो गया और पूरी तरह से गायब हो गया। योजक चिन्ह। क्या वो मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत करती है? फ्लॉयड ने अचंभित भाव से सेलिन का हस्तलिखित पत्र पढ़ा। कितना बेतुका, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का कितना बड़ा नुकसान। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फ्लॉयड ने सेलिन के पत्र को सावधानीपूर्वक मोड़कर अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। अगर मुझे ठीक से याद है तो उस विलियम नाम के लड़के के 2 चचेरे भाई थे, फ्लॉयड ने सोचा। अगर मैं उन्हें बंधक बना लूं तो सेलिन अपना इरादा बदल सकती है।
मुझे यकीन है कि वह अपने शिष्य को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वह समझौता कर लेगी और मुझसे आमने सामने बात करने के लिए राजी हो जाएगी। फिर उसने दूर स्थित कस्बे को घूर कर देखा और योजना बी पर आगे बढ़ने का फैसला किया। केल, कास, कट, फ्लॉयड ने कहा, पहले एंसेवर्थ के घर जाओ। रास्ते में जितने भी लाल बालों वाले लोग दिखें उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। उनमें से एक किशोर लड़का है और दूसरा 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा नहीं है। अगर पकड़े गए तो तुरंत भाग जाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी हाँ, तीनों जुड़वा बच्चों ने एक साथ कहा और फिर वे जमीन में विलीन हो गए। वे ड्यूस के सबसे कुशल घुसपैठिए थे जो पृथ्वी के साथ एकरूप होने की महारत हासिल कर चुके थे और लगभग कहीं भी जा सकते थे। फ्लॉयड का मानना था कि अगर उनमें से कोई भी भागना चाहे तो लोन्ट के छोटे से कस्बे में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। योजक चिन्ह या ईव ने अपनी छोटी लकड़ी की छड़ी आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया। 7 बत्तख के बच्चे और एक हंस उसके पीछे पीछे चलने लगे और वे एंसेवर्थ निवास के बगीचे में चक्कर लगाने लगे। ये सोचकर ही दुख होता है कि मैं, पूर्वी क्षेत्रों का खूंखार 1000 वर्षीय दानव, एक नन्ही बच्ची का साथी बन जाऊंगा। अगर मेरे परिचितों को इस बात का पता चल गया तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। सफेद हंस अपने भाग्य पर विलाप करते हुए ईव के पीछे पीछे पालतू जानवर की तरह घूमता रहा। जब सफेद हंस मन ही मन रो रहा था तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जादुई और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने में माहिर एक सहस्राब्दी प्राणी होने के नाते उसने तुरंत उन अवांछित कीटों को पहचान लिया जो एंसेवर्थ निवास में घुसपैठ कर चुके थे। उनमें से एक सीधे ईव की ओर बढ़ा जबकि अन्य 2 मुख्य निवास की ओर चल दिए। ईव और बत्तख के बच्चे आने वाले खतरे से अनजान थे और बगीचे में छोटे सैनिकों की तरह युद्ध पर जाने के लिए परेड कर रहे थे। सफेद हंस उनके ठीक पीछे था और धरती के बहुत नीचे दफन व्यक्ति पर बारीकी से नजर रख रहा था। तीनों जुड़वा बच्चों में सबसे बड़े केल ने जमीन से ईव को देखते हुए सोचा, कितनी प्यारी बच्ची है। उसने ईव को तुरंत नहीं उठाया क्योंकि वह आसपास के संभावित खतरों को देख रहा था जिन्हें वह शायद नजरअंदाज कर रहा था। संगठन के सर्वश्रेष्ठ घुसपैठियों में से एक होने के नाते उनकी विशेषज्ञता कड़ी सुरक्षा वाले स्थानों में घुसपैठ करना थी। सतर्क रहना उनके सिद्धांतों का हिस्सा था। 5 मिनट तक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के बाद केल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपने मिशन को जारी रखना सुरक्षित है। उसने उन बत्तखों के बच्चों पर एक नज़र डाल ली थी जो आज्ञाकारी बच्चों की तरह उस छोटी लड़की के पीछे पीछे चल रहे थे। वे साधारण पालतू जानवर थे और केल ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि उनके पीछे कुछ कदम चल रही सफेद हंस भी कोई खास नहीं थी। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि रास्ता साफ है तो अंततः वह अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। केल का आधा शरीर जमीन से बाहर निकला। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस प्यारी बच्ची को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घसीटकर ले गया। वह ईव का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक सफेद धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। ईव का हाथ पकड़ने के बजाय केल ने उस सफेद हंस की गर्दन पकड़ ली जो उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। तो तुमने चुना मृत्यु, सफेद हंस ने द्वेष से भरे स्वर में कहा। वह लंबे समय से अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता था। इतना अच्छा मौका हाथ में होने पर वह इसे कैसे जाने दे सकता था। एंसेवर्थ निवास के बगीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा। कुछ ही देर बाद मुख्य निवास के भीतर से 2 और चीखें गूंज उठीं। इस समय ईव जमीन पर सो रही थी और उसके 7 बच्चे उसकी रक्षा कर रहे थे। सफेद हंस ने उस पर नींद का जादू कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि अगर डेविड ने ईव को कुछ ऐसा दिखाया जिससे उसे गहरा सदमा लग सकता है तो वह एक बार फिर स्वर्ग से नीचे उतर आएगा। लोन्ट कस्बे में 2 मिनट तक तीनों चीखें गूंजती रहीं। उसके बाद आसपास का माहौल शांत हुआ। व्लाद दोनों हाथों में एक एक आदमी को पकड़े हुए मुख्य निवास से बाहर निकला। फिर उसने उन्हें कूड़े के ढेर की तरह एक तरफ फेंक दिया और वापस घर के अंदर चला गया। जेकिल ठीक समय पर वहां पहुंचा और उसने अपने पिता को दरवाजा बंद करते हुए देखा। फिर उसने उन 2 बेहोश आदमियों को घूर कर देखा जिनके चेहरों पर भयावह भाव थे। लोन्ट के दंत चिकित्सक ने दोनों आदमियों को पकड़ लिया और बगीचे की ओर चल दिए। वहां उन्हें एक खून से लथपथ शव और एक सफेद हंस मिला जिसके पंख खून से सने हुए थे। चिंता मत करो, मैंने उसे अभी तक नहीं मारा है, सफेद हंस ने उस आदमी के हाथ पर पैर रखते हुए कहा और उसकी सारी हड्डियां चूर चूर कर दी। दर्द से भरी एक कर्कश चीख उस आदमी के होठों से निकली और फिर उसकी आंखें घूमकर वह बेहोश हो गया। जेकिल ने सफेद हंस का जायजा लिया और प्रशंसा में सिर हिलाया। तुम कुछ बुरे नहीं हो। क्या तुम ईव के रक्षक हो? हाँ, ऐसा कह सकते हो, सफेद हंस ने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जवाब दिया ताकि उसके पंखों से खून साफ हो जाए।
फिर उसने पानी के जादू से जमीन से खून साफ कर दिया। क्या तुम्हारा उससे काम खत्म हो गया? जेकिल ने पूछा। हाँ, तुम इसे ले सकती हो, सफेद हंस ने ईव की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। फिर उसने तैरने का जादू करके लड़की को जमीन से ऊपर उठा लिया और पानी के जादू से उसके कपड़ों से गंदगी साफ कर दी। फिर उसने तैरती हुई लड़की को वापस घर ले जाकर उसके कमरे में सुला दिया। 7 बत्तख के बच्चे ईव के पीछे पीछे चले और अपनी मां को हवा में तैरते हुए देखकर खुशी से चहचहाने लगे। जेकिल मुस्कुराया और फिर अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? जेकिल ने पूछा। सेलिन ने तीनों आदमियों को नीचे देखा और फिर दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ बिन बुलाए मेहमान ताक झांक कर रहे हैं। जेकिल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ दोनों आदमियों के सिर पर रखा। उसकी योजना उनकी यादों को जबरदस्ती स्कैन करने की थी, जिससे उन्हें बहुत दर्द होगा, लेकिन दंत चिकित्सक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सेलिन एक तरफ खड़ी होकर जेकिल की पूछताछ की तकनीक को बड़े चाव से देख रही थी। 1 मिनट बाद जेकिल ने दोनों आदमियों को जमीन पर गिरा दिया और सेलिन को एक शानदार मुस्कान दिखाए। लगता है हमें एक बड़ा आदमी मिल गया है, जेकिल ने कहा। क्या आप फ्लॉयड नाम के किसी आदमी को जानते हैं? अध्याय 433। देखते हैं तुम कितनी तेजी से दौड़ोगे। तीनों जुड़वा बच्चों के लोंट में घुसपैठ किए 1 घंटा बीत चुका था और तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। फ्लॉयड पहले से ही परेशान था क्योंकि उसे लगा था कि लोंट जैसे छोटे कस्बे से एक किशोर और एक बच्चे को पकड़ने में इतना समय नहीं लगेगा। क्या कुछ हुआ? फ्लॉयड ने दूर से विशालकाय सुनहरे बंदर को देखते हुए सोचा। फ्लॉयड के जिन अधीनस्थों को वह अपने साथ लाया था, वे भी अधीर हो रहे थे। वे फ्लॉयड के सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे और पिछले कुछ वर्षों में उनके लिए कई काम कर चुके थे। ये लोग उनके साथ तब से थे जब उन्होंने ड्यूस में शामिल भी नहीं हुए थे और महत्वपूर्ण अभियानों के दौरान हमेशा उनके साथ रहते थे। 1 और घंटा बीत गया और फिर 2 घंटे। अंततः फ्लॉयड को एहसास हुआ कि उसके 3 अधीनस्थों से प्रतिक्रिया न मिलने में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। वह लोंट शहर में घुसपैठ करने के लिए और अधिक आदमियों को भेजने ही वाला था कि तभी तीनों जुड़वा बच्चों में सबसे बड़ा किल फ्लॉयड के सामने जमीन से बाहर आ गया। क्या हुआ? फ्लॉयड ने पूछा। तुम्हारे भाई कहाँ हैं? केल ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और फिर एक पत्र निकाला। सर, सेलिन ने मुझे आपको एक पत्र देने के लिए कहा था, केल ने फ्लॉयड को पत्र सौंपते हुए कहा। यह देखकर कि उसका अधीनस्थ उसके प्रश्न का उत्तर देने का इरादा नहीं रखता, फ्लॉयड ने पत्र अपने हाथ में लिया और उसकी सामग्री पढ़ी। शायद पत्र में उसे वह कारण मिल जाए कि उसके आदमी आइंसवर्थ परिवार के सदस्यों का अपहरण करने में क्यों विफल रहे, ताकि उन्हें सेलिन के साथ बातचीत में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। योजक चिन्ह। प्रिय फ्लॉयड, आपके अधीनस्थों ने हमें सब कुछ बता दिया है और मुझे कहना पड़ेगा कि आपने जिस तरह से इस स्थिति को संभाला है, उससे मैं काफी निराश हूं। कौना और मेरे बीच एक समझौता है जिसके अनुसार ड्यूस के किसी भी सदस्य को मेरे शिष्य को छूने की मनाही है। क्या तुम इतने मूर्ख होगे कि इस कानूनी खामी का फायदा उठाकर विलियम के परिवार के सदस्यों को मेरे खिलाफ बंधक बनाने की कोशिश करोगे? कितनी गुस्ताखी है! मेरे शिष्य के लिए जो लोग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वे उसे अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें छूना मानो उसके तराजू के उल्टे पलड़े को छूने के समान है। यदि तुम मत्ती या हवा को पकड़ने में सफल हो जाते, तो विश्वास मानो तुम्हारा एक ऐसा शत्रु होता जो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वह तुम्हें हर जोर से चीर न देता, बार बार चंगा न करता और फिर तुम्हारे सामने ही अपने जानवरों को तुम्हारा मांस खाते हुए यही प्रक्रिया दोहराता। आप एक विद्वान हैं, फिर भी इतनी सरल बात को समझने में असफल रहे। अपनी बात न मनवाने पर हिंसा का सहारा लेना। क्या आप बच्चे हैं? योजक चिन्ह। सेलिन का पत्र पढ़ते पढ़ते फ्लॉयड ने झुंझलाहट भरी आवाज निकाली। उसे विलियम से डर नहीं था, वह तो बस एक कीड़ा था जिसे वह कभी भी कुचल सकता था। सेलिन की ये बेतुकी बातें सुनकर उसकी झुंझलाहट और बेचैनी बेतहाशा बढ़ रही थी। खुद को शांत करने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद उस घृणास्पद पत्र को पढ़ना जारी रखा, जिसे दक्षिणी महाद्वीप में उसके सबसे प्रिय व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से लिखा था। योजक चिन्ह। मुझे नहीं पता कि आप मेरे शिष्य को क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं है। खैर, आप मुझे ये बताइए कि आप विलियम को क्यों ढूंढ रहे हैं। एक पत्र लिखकर अपने अधीनस्थ को सौंप दीजिए। बेशक आप चाहें तो इस पत्र को भी अनदेखा कर सकते हैं। मुझे पहले से ही पता है कि आपके पास कितने आदमी हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं। अगर फिर भी आप मेरी निगरानी में एंसेवर्थ परिवार के सदस्यों को पकड़ना चाहते हैं, तो बेझिझक अपने आदमियों को भेज दें। मुझे आजकल बोरियत महसूस हो रही है, इसलिए कुछ बेवकूफ़ों को मारने से मेरा मूड जरूर ठीक हो जाएगा। सेलिन, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। योजक चिन्ह।
घमंडी बोना। फ्लॉयड बुदबुदाया। लेकिन तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली को घमंडी होने का पूरा अधिकार है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें ये समझा दूंगा कि मेरे साथ दुनिया जीतने के बजाय इस छोटे से गांव में रहकर तुम अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हो। फ्लॉयड को लगा कि सेलिन ने अकेले ही उन तीनों को पकड़ लिया था जिन्हें उसने लूंट में घुसपैठ करने का आदेश दिया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस काली जादूगरनी ने ये कैसे किया, लेकिन फ्लॉयड को पूरा यकीन था कि यह असंभव नहीं था। इसके बाद उसने केल से कई सवाल पूछे, लेकिन केल चुप रहा। यातना की धमकी से भी उसके अधीनस्थ ने कुछ नहीं बताया, जिससे फ्लॉयड को यकीन हो गया कि सेलिन ने केल को कुछ भी कहने से रोकने के लिए उसके भाइयों को बंधक बना लिया होगा। कोई विकल्प न होने के कारण उसे दो निर्णय लेने थे। क्या मुझे सीधे जबरदस्ती अंदर घुस जाना चाहिए, फ्लॉयड ने सोचा, या मुझे बातचीत करनी चाहिए। फ्लॉयड ने अपना निर्णय लेने से पहले पूरे 5 मिनट तक विचार किया। उसने एक पत्र लिखा और उसे केल को सौंप दिया, जो एक बार फिर जमीन में विलीन होकर लौट गया। आकाश में सूर्य की ओर देखते हुए विद्वान के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। सूरज डूबने में अभी 4 घंटे और बाकी है, फ्लॉयड ने सोचा। अभी भी समय है। तुम घमंडी औरत, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम काला जादू जानती हो, मैं तुमसे डरूंगा। कितनी भोली हो तुम। फ्लॉयड ने अपने मन में 2 योजनाएं बना रखी थीं। पहली योजना थी सेलिन से बातचीत शुरू करके उसे शहर से बाहर ले जाना। अगर वह खूबसूरत एल्फ उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती, तो वह अपने आदमियों को हर हाल में उसे पकड़ने का आदेश देता। उसने सेलिन को विलियम को अपने वश में करने के लिए एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में भी इस्तेमाल करने का सोचा था। उसने हाफ एल्फ के रिश्तेदारों को निशाना इसलिए बनाया था क्योंकि सेलिन ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद ये सब नहीं होता। उनका दूसरा विकल्प था रात होने का इंतजार करना। फ्लॉयड ने 1 दर्जन विशेष उपकरण बनाए थे जो केवल रात में काम करते थे। इनकी मदद से वे अपनी उपस्थिति मिटा सकते थे और पूरी तरह अदृश्य हो सकते थे। हालांकि इसमें एक बार में केवल 10 लोग ही समा सकते थे, लेकिन यह एक ऐसी हमलावर टीम बनाने के लिए पर्याप्त था जो मिलेनियल बीस्ट की अत्यधिक संवेदनशील इंद्रिय को भी मात दे सकती थी। फ्लॉयड ने एक गुप्त क्षेत्र में संयोगवश मिले खंडहर मंदिर से एक पांडुलिपि प्राप्त की थी, जिससे उसने ऐसी कलाकृति का निर्माण किया। दुर्भाग्यवश मंदिर के अंदर से खजाना लेने के बाद वह क्षेत्र ढह गया। फ्लॉयड बड़ी मुश्किल से ही जान बचाकर बाहर निकल पाया, लेकिन उसे जो कुछ मिला वह इसके लायक था। फ्लॉयड को विश्वास नहीं था कि एक बार जब वह और उसके बाकी अधीनस्थ उस शहर के द्वार से गुजर जाएंगे, जिसकी रक्षा विशालकाय सुनहरे वानर और आकाश में गश्त कर रहे कई वाइवन कर रहे थे, तो सेलिन कुछ भी कर पाएगी। योजक चिन्ह। ये फ्लॉयड खुद को बहुत बड़ा समझता है, सेलिन ने अपने सामने बैठे जेकिल को पत्र देते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह समय बिताने के लिए ये चाल चल रहा है। शायद वह रात होने का इंतजार कर रहा है ताकि हमला कर सके। जेकिल ने सेलिन के हाथ से पत्र लिया और उसकी सामग्री पढ़ी। जिस संगठन में तुम शामिल हुए हो, उससे मुझे और उम्मीदें थीं, लेकिन लगता है विरोध न होने के कारण वे बहुत घमंडी हो गए हैं, जेकिल ने पत्र पढ़ने के बाद टिप्पणी की। ये तो वाकई सुविधाजनक है कि उन्हें धमकाने वाले हर व्यक्ति को क्रिस्टल की मूर्ति में बदल दिया गया है। उन्हें लगता है कि वे हेलन साम्राज्य में बेरोक-टोक घूम सकते हैं। सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। केल चुपचाप सिर झुकाए एक तरफ खड़ा था। व्हाइट गूज के साथ हुए दर्दनाक अनुभव के बाद तीनों जुड़वा बच्चों में सबसे बड़ा पहले से ही मृत्यु के कगार पर था। तभी जेकिल उसे वापस अपनी प्रयोगशाला में ले गया। जेकिल ने उसे पर्वतीय ट्रोल के रक्त से बना पुनर्जीवन औषधि की एक बोतल पिलाई थी ताकि रक्त की कमी को पूरा करने और उसके शरीर में टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने में मदद मिल सके। लोंट के दंत चिकित्सक ने केल के शरीर में इस तरह से बदलाव किया था कि वह और उसके दोनों भाई पूरी तरह से जेकिल के अधीन हो गए थे और उसके हर आदेश का पालन करते थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सेलिन ने अपने सामने मुस्कुराते हुए दंत चिकित्सक को देखते हुए पूछा। जेकिल का असली रूप देखने के बाद सेलिन को लोंट की रक्षा करने में अधिक सहजता महसूस हुई क्योंकि उसका सहयोगी एक शक्तिशाली योद्धा था। अगर इसमें व्लाद को भी शामिल कर लिया जाए तो फ्लॉयड का समूह डायनासोर के सामने खड़े छोटे पिल्लों के समूह जैसा होगा। अधिक अधीनस्थ होना हमेशा अच्छी बात होती है, जेकिल ने पुरस्कार विजेता मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये तीनों बहुत अच्छे हैं। इनके कौशल बहुत ही अनोखे और उपयोगी हैं। अगर फ्लॉयड के पास इनके जैसे और भी लोग हों तो मुझे उन सभी को भर्ती करने में बहुत खुशी होगी। जेकिल ने शरारती अंदाज में सेलिन की ओर देखा। वह उस छोटे बच्चे की तरह था जिसे जन्मदिन पर कुछ खिलौने मिले हों और वह और खिलौनों की तलाश में हो। सेलिन ने जेकिल को मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया।
हालांकि वह संगठन की सदस्य थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि कोई बिना बुलाए उसके इलाके में घुसपैठ करे। इसके अलावा फ्लॉयड का मकसद उसे और उसके इकलौते शिष्य को बलपूर्वक अपने अधीन करना था। इससे सेलिन बहुत क्रोधित हुई। विलियम उसका इकलौता शिष्य था और उन गिने चुने लोगों में से एक था जिनकी वह सचमुच परवाह करती थी। यदि एंसेवर्थ परिवार विलियम का उल्टा पैमाना था, तो अर्धहेल्फ सेलिन का उल्टा पैमाना थी। किसी को भी उसे और उसके शिष्य को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना उसके गुरु के रूप में उसके चेहरे पर एक तमाचा होता। फ्लॉयड, तुम मूर्ख हो, सेलिन ने सोचा। देखते हैं इस ततैया के छत्ते को छेड़ने के बाद तुम कितनी तेजी से भागोगे। मुझे यकीन है कि तुम इस अनुभव को जीवन भर नहीं भूलोगे। सेलिन और जेकिल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अब उस मुफ्तखोर अर्धदेव से उसका काम करवाने का समय आ गया था। इस तरह संगठन के सभी सदस्यों को जागते हुए सबसे भयानक दुष्स्वप्न का अनुभव होगा। अध्याय 434 रिश्तेदारी का विकास। नहीं नहीं नहीं, दौड़ना। क्षमा चाहता हूँ, कृपा करके दया करो, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। फ्लॉयड ने दांत पीस लिए, उसके होठों के कोने से खून रिस रहा था। उसने अपने चारों ओर से आ रही निराशा भरी चीखों को अनसुना कर दिया और अपने पास मौजूद टेलीपोर्टेशन यंत्र का इस्तेमाल दृढ़ता से किया। यह उसका जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था जिसने उसे उस भयानक सपने से हजारों मील दूर पहुंचा दिया जो उस समय उसके सामने घटित हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ग्रामीण इलाकों के उन गिने चुने छोटे कस्बों में से एक में उसका सामना एक ऐसे प्राणी से होगा जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। अगर उसे पता होता कि इस तरह का अस्तित्व लोंट की रक्षा कर रहा है, तो वह सेलिन और आइंसेवर्थ परिवार के बचे हुए सदस्यों को पकड़ने के लिए अपने आदमियों के साथ शहर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। फ्लॉयड ने आखिरी चीज जो देखी, वह लंबे काले बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ठंडी, भयावह निगाहें थीं, इससे पहले कि वह उस व्यक्ति से हजारों मील दूर चला गया जिसने अकेले ही उसके संगठन के कुलीन सदस्यों से निपटा था। फ्लॉयड ग्लैडियोलस की राजधानी के ऊपर स्थित एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ। उसके कांपते हुए पैर लड़खड़ा गए और वह हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें श्राप मिले, सेलिन, फ्लॉयड गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। उसने उस खूबसूरत एल्फ को अपनी छाती पर हाथ बांधे हुए अपने और अपने आदमियों के दुख को देखते हुए देखा था। सेलिन ने अपने चेहरे पर दिख रही घृणा को छुपाने की जहमत भी नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था मानो वह फ्लॉयड से कह रही हो कि उसके खिलाफ जाने के बारे में सोचना भी मूर्खता है। विद्वान ने सेलिन को बार बार कोसते हुए तब तक बड़बड़ाया जब तक कि वह शांत नहीं हो गया। वह अपने अधीनस्थों के भाग्य को लेकर काफी चिंतित था, लेकिन उसने लोंट वापस जाकर ये देखने की हिम्मत नहीं की कि उनमें से कोई भागने में सफल हुआ है या नहीं। फ्लॉयड बाल बाल अपनी जान बचाकर भागा था, इसलिए वह अपने आदमियों के जीवित बचने को लेकर बहुत आशावादी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वह दर्दनाक अनुभव अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। बिखरे बालों वाला विद्वान स्तब्ध भाव से दूर स्थित शहर को घूर रहा था। पूरब से सूर्य के उदय होने पर ही वह थोड़ा हिलना डुलना शुरू हुआ। फ्लॉयड खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से अपनी प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा। स्पष्ट था कि कुछ घंटों के ध्यान के बाद भी वह उस अर्धदेव की भेदक निगाहों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था, जो उसके हृदय और आत्मा में घर कर चुकी थी। डार्क ट्रैश, वेंडी ने आदेश दिया। 3 मीटर लंबा काले रंग का एक हस्की कुत्ता, जिसके फर पर नीली बिजली की धारियां बनी हुई थीं और जिसकी पीठ और अगले पैरों पर पंखों के आकार के स्टील के ब्लेड लगे हुए थे, अविश्वसनीय गति से अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ा। वेंडी मजबूती से उसकी पीठ पर बैठी थी और उसके भाले की नोक आगे की ओर निकली। बिजली की चमक से चारों ओर रोशनी फैल गई, तभी थोर ने उसके शरीर को एक तरफ घुमा दिया। कुछ ही क्षणों बाद काला हस्की अपने लक्ष्य से कुछ मीटर दूर फिर से प्रकट हो गया। नीले शल्कों वाले नाक का ऊपरी आधा हिस्सा एक तरफ खिसक गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। 20वीं मंजिल के बॉस मॉन्स्टर की थोर और वेंडी के विशेष हमले से मृत्यु होते ही नीले रंग का खून फव्वारे की तरह हवा में फूट पड़ा। वेंडी ने अपने नए घोड़े थोर को थपथपाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि वे उस राक्षस को देख रहे थे जिसे उन्होंने मिलकर मार गिराया था। गोब्लिन क्रिप्ट के विपरीत अटलांटिस की कालकोठरी में मौजूद राक्षस मरने पर प्रकाश के कणों में परिवर्तित नहीं होते। उनके शव मरने के बाद वहीं पड़े रहते हैं, और यदि उन्हें 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो कालकोठरी उन्हें सोख लेगी। शायद ये कालकोठरी के उच्च श्रेणी के कारण था, या शायद अन्य कारणों से। फिलहाल विलियम और सिस्टम के पास उसकी दुनिया में उच्च श्रेणी की कालकोठरियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। वे अन्य कालकोठरियों का दौरा करने और अटलांटिस की कालकोठरी की असामान्य विशेषताओं की तुलना करने के लिए और अधिक जांच करने की योजना बना रहे थे।
विलियम ने शव को एक पोर्टल के माध्यम से अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र में फेंक दिया। उसने पहले ही कुछ गोब्लिन योद्धाओं और सेंटोरों को, जो जानवरों के शवों को नष्ट करने में माहिर थे, इस गंदे काम को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया था। रागनार ऐश के बगल में बैठा था और शांत भाव से इस दृश्य को देख रहा था। हालांकि ये केवल ऊपरी तौर पर था। अगर कोई उसकी पीठ को देखता तो उसकी पूंछ उत्साह से दाएं बाएं हिल रही थी, मानो वह भी लड़ाई में शामिल होकर कुछ बॉस मॉन्स्टर्स को मारना चाहता हो। विकास का चरण पूरा करने के बाद दोनों तुरंत ही बी मध्यम श्रेणी के जीव बन गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। किसी कारणवश राजा शतरंज का मोहरा विलियम की आध्यात्मिक दुनिया में गूंज उठा और एक विशेष कार्यक्षमता को अनलॉक कर दिया जो उसके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध हो गई। इस फंक्शन को किनशिप इवोल्यूशन कहा जाता था। विलियम के क्विक शॉट शेपर्ड जॉब क्लास में ये कौशल पहले से ही मौजूद था, लेकिन उसने अभी तक इसमें कोई स्किल पॉइंट नहीं लगाया था। वह अपनी एरियल कैवलरी के लिए एसिड बम बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने क्विक शॉट शेपर्ड जॉब क्लास का लेवल अपग्रेड करने का समय ही नहीं मिला था। एक दिन पहले ही उसका अल्केमिस्ट जॉब क्लास अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था, जिसके साथ ही उसका एसिड बम प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया था। इसीलिए उसने वैंडी, ऐश, एस्ट और इसहाक के साथ मिलकर 20वीं मंजिल के बॉस मॉन्स्टर के खिलाफ कालकोटरी में लड़ाई लड़ने का फैसला किया। विलियम जानता था कि उसे अपने मुख्य जॉब क्लास की शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने इसके स्तर को भी अधिकतम सीमा तक बढ़ाने का फैसला किया। वह मन की शांति के साथ रसायन विद्या का अभ्यास कर पा रहा था, क्योंकि एशे और वैंडी उसके लिए उसकी अन्य जॉब क्लासों का स्तर बढ़ा रहे थे। परिवार होने का यही फायदा था। विलियम उन्हें कोई भी जॉब क्लास सौंप सकता था और दोनों लड़कियों को उसका स्तर बढ़ाने की अनुमति दे सकता था, जबकि हाफ एल्फ भविष्य में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली बमों से अपनी राजा की सेना को लैस करने पर ध्यान केंद्रित करता था। उसका एकमात्र अफसोस ये था कि वह एस्ट के सपनों में प्रवेश नहीं कर सका और अनजाने में अहम उसे भी अपने परिवार में शामिल नहीं कर सका। कोई शक्तिशाली अवरोध था जो विलियम को उसके सपनों में प्रवेश करने से रोक रहा था। विलियम को थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन उसे इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई। कभी कभी एस्ट उससे मिलने आती और वे दोनों विलियम की दुनिया में ही अभ्यास करते। वे किस तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं? बेशक ये प्रशिक्षण एस्ट को प्रेमियों के बीच होने वाली गतिविधियों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने में मदद करने के लिए था। एस्ट अब भी बहुत शांत स्वभाव की थी और विलियम को उसे जरूरी चीजें सिखाने देती थी। चुंबन, सिर पर थपथपाना, गले लगाना, हाथ पकड़ना और इनके बीच की हर चीज विलियम धैर्यपूर्वक अपनी शर्मीली प्रेमिका को सिखाता था, जिसकी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं हर बार विलियम के दिल की धड़कन बढ़ा देती थीं। जब हाफ एल्फ कुछ ही घंटे पहले ईस्ट के साथ किए गए अंतरंग चुंबन को याद कर रहा था, तभी वैंडी थोर की पीठ से कूद गई और थोर अपने मूल रूप में लौट आया, जो केवल आधा मीटर लंबा था। शायद मुझे वह रिश्तेदारी विकास कौशल हासिल कर लेना चाहिए और उसे मां के साथ आजमाना चाहिए, विलियम ने सोचा। पता नहीं वो किस रूप में परिवर्तित होंगी। रफ, चिंता मत करो, अगली बारी हमारी होगी। एशे ने रैगनार के सिर पर थपथपाया और रैगनार ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। अतीत में इयान और रैगनार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि रैगनार को लगता था कि इयान विलियम से नफरत करता है, जिसे वह अपना पिता मानता था। अब वह एशे के विलियम के प्रति प्रेम को महसूस कर पा रहा था, जिससे एशे के प्रति रैगनार का रवैया पूरी तरह बदल गया। वैंडी की तरह एशे ने भी रिश्तेदारी विकास की क्षमता प्राप्त कर ली थी और उसका साथी कोई और नहीं बल्कि रैगनार था। एशे ने कुछ घंटे पहले इस क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की थी और परिणाम विलियम की अपेक्षाओं से कहीं बेहतर था। जब थोर और रैगनार ने रिश्तेदारी विकास प्रक्रिया से गुजरा तो उनकी रैंक तुरंत शताब्दी रैंक तक पहुंच गई। थोर के शताब्दी रूप को ब्लेड ज़ोलोटल कहा जाता था और रैगनार के शताब्दी रूप को ग्रैंड सेरबेरस कहा जाता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रैगनार 3 मीटर ऊंचे, 3 सिर वाले कुत्ते में रूपांतरित हो जाता था जो अग्नि, वायु और पृथ्वी की शक्तियों का प्रयोग करता था। एशे जल तत्व का प्रयोग करती थी और वे दोनों मिलकर इन तत्वों को संयोजित करके संयुक्त आक्रमण कर सकते थे। एस्ट को इस बात से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोनों जानवर विलियम के बच्चे थे, उसी के खून से पैदा हुए थे। तकनीकी रूप से वे उसके बच्चे थे और उनमें से 2 बच्चे अब विलियम की दूसरी प्रेमिकाओं के साथ घुलमिल गए थे, जिससे उसे उपेक्षित महसूस हो रहा था। इसी वजह से विलियम ने एस्ट से वादा किया कि जब दिया जागेगी तो वह उससे पूछेगा कि क्या वह एस्ट की साथी बनने को तैयार है। इससे एस्ट बहुत खुश हुई, क्योंकि दिया भी विलियम की बच्ची थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से दिया उसकी भी बच्ची बन जाएगी। उसी समय ओलिवर को उनके विशेष संचार माध्यम से सेलिन का संदेश प्राप्त हुआ।
अपनी मालकिन का संदेश मिलने के बाद तोते जैसे बंदर ने विलियम से पूछा कि क्या वे दोनों कहीं एकांत में जा सकते हैं ताकि वे बात कर सकें। विलियम जानता था कि अगर कोई जरूरी बात न हो तो उसका दूसरा स्वामी उसे अकेले में बात करने के लिए नहीं कहेगा, इसलिए उसने अपनी प्रेमिकाओं को अलविदा कहा और उन्हें फिलहाल सरदार के निवास पर लौटने के लिए कहा। हालांकि ब्रियाना कभी कभी उनके गायब होने पर आंखें मूंद लेती थी, विलियम जानता था कि उस प्यारी बच्ची की आंतरिक जिज्ञासा उसे यह जानने के लिए मजबूर कर देगी कि जब भी वे घर से गायब होते थे तो वे कहाँ जाते थे। हालांकि विलियम को ब्रियाना के साथ अपने रहस्य साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी अंत में उसने अपने सारे रहस्य छुपा लिए। महान सरदार की पोती अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार थी। विलियम को डर था कि अगर ब्रियाना को पता चल गया कि उसके पास एक डोमेन, एक निजी सेना और कुछ कालकोठरी हैं जहां वह जब चाहे जा सकता है, तो वह मौज मस्ती में शामिल होने की पूरी कोशिश करेगी और उससे उनके साथ जाने की अनुमति देने की विनती करेगी। विलियम को ब्रियाना पर भरोसा था, लेकिन राजकुमार अर्नेस्ट पर नहीं। संभव हो तो वह नहीं चाहता था कि शाही परिवार का कोई भी सदस्य उसके रहस्यों के बारे में जाने। राजकुमार लियोनेल द्वारा उनके राज्य के साथ विश्वासघात करने और यहाँ तक कि उसके बड़े भाई और बड़ी बहन को बंदी बनाने की कोशिश करने की बात से वह भी बहुत दुखी था। अगर युवराज को संगठन के सदस्यों द्वारा कैद न किया गया होता तो शायद वह अब तक उस नाजायज राजकुमार को मार चुका होता और उसके शव को अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र में मौजूद सर्वोच्च हत्यारे कुआओं को खिला चुका होता। अध्याय 435 एक कोमल हृदय पर वार करना। विलियम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर में हत्या का भाव उमड़ पड़ा। ओलिवर ने उसे बताया था कि ड्यूस ने मैथ्यू और ईव का अपहरण करने के लिए लॉन्ट में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। पेरे मनकी ने आगे बताया कि उनका मकसद उन दोनों को बंधक बनाकर विलियम को फ्लॉयड की मांगों के आगे झुकने पर मजबूर करना था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि ये मांगे क्या थीं, लेकिन वे समझ गए थे कि फ्लॉयड द्वारा अपने आदमियों के साथ लॉन्ट पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने के लिए इन मांगों का काफी महत्व होना चाहिए। चिंता मत करो, हमारे मुफ्तखोर अर्धदेव ने उनसे निपट लिया है, ओलिवर ने कहा। दुर्भाग्य से फ्लॉयड भाग निकला नहीं। ज्यादा संभावना यही है कि व्लाद ने उसे भागने दिया। अर्धदेव आमतौर पर मनुष्यों को नाराज नहीं करते क्योंकि ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है। विलियम ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए गहरी सांसें ली। ईव के अपहरण का ख्याल ही उसे हिंसक बना सकता था। सौभाग्य से फ्लॉयड सफल नहीं हुआ, वरना विलियम तुरंत किरिंटोर पर्वत छोड़कर खून के प्यासे पागल कुत्ते की तरह फ्लॉयड का पीछा करता। मास्टर से कहिएगा कि वे मेरी तरफ से लॉर्ड व्लाद को धन्यवाद दें, विलियम ने शांत होने के बाद जवाब दिया। ओलिवर ने सिर हिलाते हुए विलियम को आश्वासन दिया कि वह उसका संदेश सेलिन तक पहुंचा देगा। अरे मालकिन आपको कुछ और भी बताना चाहती थी, ओलिवर ने कहा। उन्होंने कहा कि आपको अपना प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए और अधिक से अधिक सहयोगियों को भर्ती करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। दूसरे गुरु, क्या आपने गुरु को अटलांटिस के कालकोठरी के बारे में नहीं बताया था? मैं ऐसा क्यों करूं? ये तुम्हारा राज है। अगर तुम चाहती हो कि उसे पता चले तो खुद ही बता दो। हालांकि ओलिवर ने विलियम के मौजूदा मामलों के बारे में सेलिन के साथ अपने पत्राचार को जारी रखा था, लेकिन उसने उसे विलियम की नई गोब्लिन सेना या अटलांटिस के कालकोठरी के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि ओलिवर कभी कभी शरारती हो जाता था, लेकिन वह दूसरों की निजता का सम्मान करता था। जब तक कोई बात वाकई जरूरी न हो, वह संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना सेलिन के साथ कोई भी रहस्य साझा नहीं करता था। पेरे मनकी विलियम का साथ तब भी नहीं छोड़ता था जब वह अपनी प्रेमिकाओं के साथ समय बिताता था। आधे एल्फ विलियम की भलाई के मामले में उसका यही रवैया था, जिसे वह अपना शिष्य भी मानता था। धन्यवाद दूसरे गुरुजी, विलियम ने कहा। वह भावुक हो गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ओलिवर अपने गुरु सेलिन से अपने राज छुपा कर रखेगा। स्वागत है, ओलिवर ने जवाब दिया। अरे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मालकिन का एक और संदेश था। उन्होंने बताया कि एजियोएल्स की जासूसी करने के लिए ज़ेलान राजवंश गया है। उनके अनुसार टेलीपोर्टेशन गेट 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। ओलिवर ने अपना संदेश जारी रखने से पहले कुछ देर के लिए विराम लिया। उन्होंने आगे कहा, अगर आप इसे नाकाम करने की कोई योजना बना रहे हैं तो 1 महीने बाद ज़ेलान राजवंश की सीमा पर उनसे मिले। बस इतना ही। विलियम ने माथे पर शिकन डाली। 1 महीना लंबा समय लग सकता है, लेकिन कुछ भी करने के लिए यह बहुत कम था। अभी तक उसने ताकाम की शर्तें पूरी नहीं की थीं, इसलिए वह टाइटैनिक ग्रीन स्केल ट्रोलहाउंड से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। आधे एल्फ ने माथे को रगड़ते हुए आह भरी। ओलिवर बस एक तरफ से उसे देखता रहा, उसकी आंखों में दया भाव भरे हुए थे। समय बहुत कम था और विलियम किसी तरह अपना गुजारा चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था।
मन बना लेने के बाद विलियम ने अगले कुछ दिनों को अपनी जॉब क्लासेस को जितना हो सके आगे बढ़ाने में लगाने का फैसला किया। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह एल्फ सेना के खिलाफ टिक सकता था, जो अपने वतन से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने वाली थी। योजक चिन्ह। ज़ेलान राजवंश का शाही महल। अरसलान उदास चेहरे के साथ ज़ेलान राजवंश की राजधानी ब्रायाग्लेन को निहार रहा था। कभी चहल पहल से भरा ये शहर अब अंधकार में और उदास था। कभी कभार सुनाई देने वाली हंसी अब सुनाई नहीं देती थी। उसकी जगह एक गंभीर वातावरण ने ले ली थी, जिससे उसका दिल दुख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने पीछे से आते कदमों की आहट सुनी। वह मुड़ा और ठंडी टाइलों वाली जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया और अपने गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। हाँ, आर्सलान अब एक गुलाम था जो सीधे एल्फ राजकुमारी की सेवा करता था। अगर उससे पूछा जाए कि क्या उसे अपनी मौजूदा परिस्थितियां पसंद हैं, तो जवाब निश्चित रूप से नहीं होगा। हालांकि आर्सलान को यह मानना पड़ा कि राजकुमारी एओविन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और उसे कभी भी कोई अनुचित आदेश नहीं दिया था, जैसे कि अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना। अधिकांश समय आर्सलान नौकरों के कमरे में ही बैठा रहता था और राजकुमारी के बुलावे का इंतजार करता था। वह राजकुमारी के साथ हर जगह जाता और उनके अंगरक्षक के रूप में सेवा करता था। महल के बाहर इन भ्रमणों के दौरान जो बचे हुए लोग उसे पहचान लेते थे, वे उसे दया भरी निगाहों से देखते थे। उनका सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अब गुलाम था और अपने विजेताओं की सेवा कर रहा था। इससे उनके दिलों में एक कड़वाहट रह गई थी। यही तो एलेंडोर चाहता था। वह चाहता था कि मनुष्य हताश हो जाए और प्रतिरोध की भावना को पूरी तरह भूल जाए। इसीलिए उसने राजकुमारी एओविन को ज़ेलान राजवंश के विभिन्न शहरों में मानवीय सहायता मिशन पर जाने के लिए प्रेरित किया, ताकि जीवित बचे लोगों को भोजन दिया जा सके जो जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजकुमारी एओविन भी इसके पीछे का अर्थ समझती थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि यही सबसे अच्छा है। मनुष्य जितनी जल्दी उनकी जाति के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, उतनी ही जल्दी उनका दुख समाप्त हो जाएगा। कम से कम उसकी यही सोच थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एल्फ्स इंसानों की गरिमा को कुचल देते थे। वे उन्हें तब तक अपमानित और नीचा दिखाते थे जब तक कि वे दया की भीख न मांगने लगे। एल्फ्स ये सुनिश्चित करते थे कि इंसान अपनी औकात जान ले और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। आक्रमण के 1 महीने बाद बचे हुए लोग उम्मीद खोने लगे थे। अरसलान की गिरफ्तारी ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और इससे उनके दिलों में बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आर्सलान ने मन ही मन आह भरी। वह जानता था कि आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही होगा, जब वे किसी दूसरे शहर जाएंगे और उसे बंदर की तरह घुमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पॉल युवराज को ढूंढने में कामयाब हो गया होगा, आर्सलान ने सोचा और अपना सिर उठाकर सुंदर राजकुमारी की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हालांकि एओविन खूबसूरत थी, लेकिन आर्सलान उसके प्रति आकर्षित नहीं हो सका। भला वह उस एल्फ राजकुमारी के लिए कोमल भावनाएं कैसे रख सकता था, जिसकी जाति ने उनके जीवन को नरक बना दिया था। नहीं, उसे प्यार और स्नेह की जरूरत नहीं थी। उसे तो बस एक तलवार चाहिए थी, एक तेज और ठंडी तलवार जिससे वह अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत राजकुमारी की जान ले ले। हालांकि वह जानता था कि राजकुमारी निर्दोष थी, लेकिन राजधानी में बच्चों की मौत के प्रति अपने गुस्से को निकालने का यही एकमात्र तरीका था। वे बच्चे जो एल्फ्स की उपेक्षा के कारण मारे गए थे। निर्दोषों को उनकी अंतिम सांस तक कचरे की तरह सताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एल्फ्स इन शवों को इकट्ठा करके शहर के द्वार के बाहर एक विशाल गड्ढे में फेंक देते थे। वहां उन्हें तब तक जलाया जाता था जब तक कि केवल राख ही न बच जाए। क्या यह एक विधिपूर्वक अंतिम संस्कार जैसा लगता है? ऐसा ही प्रतीत होता है। दुर्भाग्यवश एल्फ्स के मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। ठीक उसी गड्ढे में जहां उसके लोगों की राख रखी हुई थी, राख के गोलेम प्रकट हुए। ये 3 मीटर ऊंचे गोलेम श्रेणी भी उच्च के जीव थे, जिन्हें एल्फ्स आगामी हेलन साम्राज्य और क्रेटोर साम्राज्य के साथ होने वाले युद्ध में तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। आर्सलान ने इस घटना को अनगिनत बार होते देखा था। हर बार ऐसा होने पर एल्फ्स के प्रति उसकी नफरत और बढ़ जाती थी। उसने पूरे दिल से प्रार्थना की कि उसे कोई अवसर मिले, ऐसा अवसर जो उसे स्वयं एलेंडोर या उसके साथ मौजूद एल्फ राजकुमारी को मारने का मौका दे। राजकुमारी एओविन को महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाकर आर्सलान की ओर देखा। बस एक मौका, आर्सलान ने सोचा और उस मासूम राजकुमारी की ओर मुस्कुराते हुए देखा जिसकी सुंदरता सिल्वरमून महाद्वीप के सभी युवा एल्फ्स के दिलों में बसी हुई थी। मुझे बस एक मौका चाहिए तुम्हें परलोक भेजने का। मैं सोचता हूँ
क्या तुम तब भी मुझे देखकर मुस्कुराओगे जब मैं तुम्हारे लोगों के सामने तुम्हारा गला काट दूंगा? आर्सलान की मुस्कान और गहरी हो गई। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह स्वयं अपनी तलवार से एल्फ राजकुमारी के कोमल हृदय में वार करेगा। अध्याय 436 युद्ध ये साबित नहीं करते कि कौन सही है या गलत। भाग 1। महारानी सिदोनी ने आलस्य से अपनी आंखें खोली और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। पश्चिम की ओर देखते हुए, जहां हेलन साम्राज्य स्थित था, उनके होठों से एक आह निकली। वह राज्य जहां उसका प्रिय आधा एल्फ वर्तमान में निवास करता है। मैं शर्त लगाता हूं कि वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, पूरी अनायशा वंश की कसम। मोर्गाना ने अपने साझा मन मंडल के भीतर से सिडोनी को चिढ़ाया। जब भी उसका मन भटकता, उसका दूसरा रूप हमेशा पश्चिम की ओर देखता। मुझे पता है, महारानी सिडोनी ने जवाब दिया। अभी हम इतने महत्वहीन हैं कि उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। क्या हमें हेलेन साम्राज्य पर हमला करना चाहिए? इस तरह डार्लिंग को हमारी ओर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बस 10 लाख चींटियां भेज दो और कुछ ही दिनों में राजधानी तुम्हारी हो जाएगी। ये बहुत उबाऊ है, बड़ी बहन। हम उसकी मातृभूमि को रौंद कर उसका दिल नहीं जीत सकते। वास्तव में इससे वह हमसे नफरत करने लगेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। मोर्गाना ने अपने साझा मन के संसार में मुस्कुराते हुए कहा। अगर महारानी सिडोनी की मर्जी चलती तो हेलेन साम्राज्य पर कब्जा करना आसान काम था। लेकिन वह विलियम का दिल जीतना चाहती थी, न कि वह देश जिसमें वह रहता था। अभी भी कई शतरंज के मोहरे गायब हैं, महारानी सिडोनी खिड़की की ओर चलते हुए बोली। अभी चाल चलने का समय नहीं आया है। इसके अलावा अभी भी एल्फ्स हैं जो ज़ेलान राजवंश में मौज मस्ती कर रहे हैं। आह, एल्फ्स, ये अच्छे गुलाम बनेंगे। हमें क्रेटोर साम्राज्य के उन जोशीले लड़कों के लिए कुछ लाने चाहिए। क्या तुमने ध्यान दिया? राजकुमार जेसन ये साफ साफ जता रहा है कि वह तुम्हें अपने बिस्तर पर लिटाना चाहता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वह योग्य नहीं है, महारानी सिडोनी ने अपने महत्वाकांक्षी चचेरे भाई के बारे में सोचते हुए उत्तर दिया। आपका क्या ख्याल है, बड़ी बहन? क्या आप उसमें रुचि रखती हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो बस डार्लिंग को ही चाहती हूँ। राजकुमार जेसन सुंदर और एक बेहतरीन योद्धा हो सकता है, लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ डार्लिंग के लिए धड़कता है। महारानी सिडोनी ने मधुर मुस्कान दी। उनके शरीर में वासना की शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही थी। विलियम को अपने प्यार में पागल करने की उनकी तीव्र इच्छा कभी कभी उनकी बुद्धि पर हावी हो जाती थी, लेकिन अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के कारण वे इसे दूर करने में सक्षम थी। प्रेम और वासना के बीच की रेखा बहुत पतली थी। महारानी सिडोनी प्रेम चाहती थी, मोर्गाना वासना चाहती थी। वे दोनों एक ही आदमी से प्यार करती थीं और उसी के प्रति आकर्षित थीं, और इसी वजह से दोनों लड़कियां ऐसे काम कर रही थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। इसी वजह से वे ऐसी भावनाएं महसूस कर रही थीं जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। सिडोनी एल्फ्स 2 महीने से भी कम समय में अपने टेलीपोर्टेशन गेट्स का निर्माण पूरा कर लेंगे। हमें 2 महीने चाहिए। अगर हमने जल्द कार्रवाई नहीं की तो हमें जो फायदा मिला है वह व्यर्थ हो जाएगा। हमारे योद्धा भले ही बलवान हो, लेकिन वे अभी युवा हैं। जब एल्फ्स की अतिरिक्त सेना पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चिंता मत करो, बड़ी बहन, सिडोनी ने शांत भाव से जवाब दिया। मैंने इस मामले से निपटने का तरीका पहले ही सोच लिया है। ओह, कृपया बताएं, मुझसे कुछ भी न छिपाएं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। महारानी सिडोनी डूबते सूरज को देखते हुए खिलखिला उठी। भला एल्फ्स को अपनी मनमानी कैसे करने दे सकती थी? उनकी नज़र में तो वे बस शतरंज के मोहरे थे, जिनका इस्तेमाल वो अपने प्रेम के खेल को और भी रोचक बनाने के लिए कर सकती थी। विलियम की उड़ने वाली गाड़ी आइंसेवर्थ निवास पर उतरी। ओलिवर द्वारा एजियो का संदेश उसे सौंपे हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे, और उसने उस दौरान वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। चूंकि वह कहीं भी हो, अटलांटिस के कालकोटरी तक पहुंच सकता था, इसलिए उसने एल्फ्स को उनके टेलीपोर्टेशन गेट्स को पूरा करने से रोकने की अपनी योजना बनाने के लिए लोन शहर लौटने का फैसला किया। विल, ईव चिल्लाए और विलियम की ओर दौड़ी, जो अभी अभी उड़ने वाली गाड़ी से बाहर निकला था। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी भतीजी को गोद में उठाया और उसे घुमाया, जिससे नन्ही बच्ची खुशी से खिलखिला उठी। उसके पैरों के पास से 7 बत्तख के बच्चे चहचहा रहे थे, मानो उसे कह रहे हों कि अपनी मां को नीचे उतार दे। दूसरी ओर सफेद हंस विलियम से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा रहा और उसे गौर से देखता रहा। बिल्कुल एक जैसा नहीं, लेकिन मिलता जुलता, सफेद हंस ने सोचा, जब उसने अपनी संवेदनशील इंद्रियों का उपयोग करते हुए उस अर्धएल्फ का निरीक्षण किया जो ईव के गालों पर चुंबनों की बौछार कर रही थी।
ईव के विपरीत, जो आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण थी, विलियम की उपस्थिति केवल औसत दर्जे की थी। हालांकि श्वेत हंस के सहस्राब्दी श्रेणी के शिखर पर होने के कारण वह विलियम के शरीर के भीतर मौजूद दिव्य शक्तियों को सूक्ष्म रूप से महसूस करने में सक्षम था। इस वजह से उसने विलियम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जिससे उसे सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि किसी अजीब कारण से उसे यह महसूस हो रहा था कि भले ही वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करे, फिर भी वह आधे एल्फ को आमने सामने की लड़ाई में हरा नहीं पाएगा। जब मैं दूर था तब क्या तुम अच्छी बच्ची बनी रही? विलियम ने पूछा। हाँ, ईव ने एक अच्छी बच्ची की तरह सिर हिलाया। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी पसंदीदा लॉलीपॉप दूंगी। वाह! विलियम मुस्कुराते हुए अपनी भतीजी को घर के अंदर ले गया। ऐश, वैंडी और इसहाक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चारों लड़कियां पहले से ही जानती थीं कि विलियम अपने परिवार के सदस्यों की कितनी परवाह करता है। ईव को विलियम द्वारा इतना लाड़ प्यार करते देख उन्हें लगा कि जब उसके अपने बच्चे पैदा होंगे तो वह उन पर भी कितना प्यार लुटाएगा। विलियम के आने के बाद एंसेवर्थ निवास में चहल पहल बढ़ गई। लिया और इसाक ने रसोई में मिलकर सबके लिए एक शानदार दावत तैयार की। युवराज अलारिक और राजकुमारी एला भी विलियम से मिलने और बातचीत करने के लिए निवास पर पहुंचे। वे पॉल को भी साथ लाए थे ताकि पॉल आखिरकार उस व्यक्ति से मिल सके जिसका जिक्र राजकुमार अलारिक ने लोन शहर में अपने प्रवास के दौरान कई बार किया था। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा, चचेरे भाई, राजकुमार अलारिक ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। विलियम मुस्कुराया और उसने अलारिक, आइला और पॉल को खाने की मेज पर उनके साथ शामिल होने का इशारा किया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, विलियम ने जवाब दिया। मैं दोपहर के भोजन के बाद तुमसे मिलने और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने की योजना बना रहा था। प्रिंस अलारिक के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि विलियम की महत्वपूर्ण बातचीत किस बारे में होगी। अच्छा, राजकुमार अलारिक ने सिर हिलाया। मुझे बाद में होने वाली हमारी चर्चा का इंतजार रहेगा। दोनों किशोरों ने एक दूसरे को देखकर इशारे किए और फिर लिया और इसहाक द्वारा तैयार किए गए भोज का आनंद लेने में जुट गए। माहौल काफी खुशनुमा था। किसी ने भी आक्रमणकारियों या वर्तमान में झेल रही कठिनाइयों के बारे में बात नहीं की। सभी को पता था कि यह उस तरह की चीजों के लिए उपयुक्त जगह नहीं है और उन्होंने बस एक दूसरे की संगति का आनंद लिया। 2 घंटे बाद विलियम और उनके दल सेलिन, जेकिल, प्रिंस अलारिक, प्रिंसेस आइला और पॉल निवास के अंदर सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। उन सभी ने विलियम की ओर देखा और उसके द्वारा चर्चा शुरू करने का इंतजार किया। विलियम ने कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर सरसरी नजर डाली। पहले वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी और सबके चेहरे गंभीर थे। हाफ एल्फ जानता था कि अब चर्चा शुरू करने का सही समय है, इसलिए उसने आखिरकार उन्हें लोन लौटने का कारण बताया। एल्व्स के टेलीपोर्टेशन गेट्स के चालू होने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है, विलियम ने कहा। हम ऐसा होने नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ज़ेलान राजवंश जाकर चौथे मास्टर से मिलने और इसे नष्ट करने का फैसला किया है। विलियम ने फिर युवराज की ओर देखा, जिसे अपने ही राजवंश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वह जानता था कि यदि उसे अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाना है, तो उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो ज़ेलान राजवंश की भूमि और शहरों से परिचित हों। इस तरह वह जब चाहे प्रभावी ढंग से हमला शुरू कर सकेगा। विलियम लंबे समय से उन एल्फ योद्धाओं के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था जिनकी उसके गुरु ने कई साल पहले प्रशिक्षण के दौरान प्रशंसा की थी। वह जानना चाहता था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। इस तरह वह यह आकलन कर सकता था कि क्या उसकी अपनी निजी सेना युद्ध के मैदान में उनकी सेनाओं को करारा झटका दे पाएगी। अध्याय 437 युद्ध ये साबित नहीं करते कि कौन सही है या गलत, भाग 2। आइए मैं आपको हमारे राजवंश के सबसे वफादार प्रजाजनों में से एक से मिलवाता हूँ, राजकुमार अलारिक ने अपने बगल में बैठे लड़के की ओर देखते हुए कहा। ये पॉल कॉलिंस है। यह शाही रक्षकों में से एक है जिसे परिवार की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। पॉल अपनी सीट से उठे और विलियम की ओर झुककर प्रणाम किया। आखिरकार उस व्यक्ति से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है जिसकी हमारे युवराज पिछले कुछ दिनों से प्रशंसा कर रहे थे। मैंने वीरता की पराकाष्ठा पर अनायशा वंश के राजकुमार के विरुद्ध आपकी लड़ाई की कहानी सुनी है। काश मैं वहां स्वयं उस घटना का साक्षी होता। विलियम मुस्कुराया और पॉल को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। वह नहीं जानता था कि ज़ेलान राजवंश के शाही अंगरक्षक किस प्रकार के लोग होते थे, लेकिन पॉल की वाक्पटुता देखकर विलियम को लगा कि ज़ेलान राजवंश की सेवा करने के लिए चापलूसी की कला में निपुण होना आवश्यक था। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, विलियम ने उत्तर दिया। अगर आप वहां होते तो आप मेरी महानता देखकर जरूर दंग रह जाते। अनायशा वंश का वह राजकुमार तो बस एक मामूली योद्धा था।
अगर मैं चाहता तो एक छींक से ही उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने चुपचाप काम करने की योजना बनाई थी, इसलिए मैंने उसे हराने के लिए अपने सबसे कमजोर हमले का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पॉल ने अपने होठों के कोने को फड़कने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। उसने विलियम की तारीफ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह पहली मुलाकात में अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आधा एल्फ उसके सामने अपनी उपलब्धियों का बखान करने लगेगा। दूसरी ओर राजकुमार अलारिक और राजकुमारी एला ने अपनी निगाहें फेर लीं। वे विलियम के घमंड भरे शब्दों पर अपनी आंखें न घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर वे विलियम की इस बात पर यकीन करते हैं कि सोलेल का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से जलाकर राख कर देना और पूरे अखाड़े को धधकती हुई नरक में बदल देना एक तरह से कमतर आंकना है, तो वे दोनों पूरी तरह से मूर्ख होंगे। अगर वह तो सामान्य व्यवहार था, तो फिर व्यापक व्यवहार क्या था? शिष्टता के तीसरे शिखर को पूरी तरह से नष्ट कर देना। विलियम द्वारा अपनी प्रशंसा समाप्त करने के बाद राजकुमार अलारिक ने अपना परिचय जारी रखा। पॉल हमारे राजवंश के सर्वश्रेष्ठ स्काउट्स में से एक है। वह इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है और आपके प्रयासों में एक अच्छा सहयोगी साबित होगा, कजिन। ओह, ये तो आशाजनक लग रहा है। विलियम ने पॉल को देखा और प्रशंसा में सिर हिलाया। उसे राजकुमार अलारिक से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अलारिक बातों को जल्दी समझ लेता था। जैसा कि आप शायद समझ ही गए होंगे, मेरी योजना ज़ेलान राजवंश जाने की है, विलियम ने घोषणा की। वहां जाने का मेरा मकसद एल्स द्वारा बनाए जा रहे टेलीपोर्टेशन गेट्स के निर्माण में बाधा डालना है। क्योंकि एक बार वह ढांचा पूरा हो जाए तो हम सब बस चुपचाप लेट जाएंगे और एक एक करके हमारे सिर काटे जाने का इंतजार करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने आपसे आपके वंश में मार्गदर्शन करने के लिए सहायता मांगने का फैसला किया है। अगर हमारे साथ कोई स्थानीय मार्गदर्शक हो तो हमारे लिए रास्ता खोजना बहुत आसान होगा। पॉल ने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी। मैं अपने परिवार के नाम की कसम खाता हूं कि मैं अपनी जान तक जोखिम में डालकर भी आपकी पूरी मदद करूंगा, सर विलियम। विलियम ने सिर हिलाया। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा ताकि आप एल्स को अपने राजवंश से भगा सकें, लेकिन मैं उन्हें और अधिक सहायता मांगने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। सर पॉल, मैं आप पर भरोसा करूंगा कि आप हमें अचानक हमला करने का सबसे अच्छा अवसर ढूंढ कर देंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सर विलियम। अच्छा, मुझे बस यही चाहिए। दोनों किशोरों ने सहयोग के समझौते को पक्का करने के लिए हाथ मिलाया। राजकुमार अलारिक ने भी अपना हाथ उनके हाथों पर रखकर उन्हें बताया कि वह भी उनके साथ एल्स के खिलाफ लड़ाई में जाएगा। राजकुमारी एला ने ये सब एक तरफ से देखा और अपना फैसला कर लिया। वह भी विलियम के साथ एल्स के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए जाएगी। हालांकि उसने अपने गुरु ओवन के साथ थोड़े ही समय बिताया था, लेकिन लाइफ आर्कॉन ने उसे कई शक्तिशाली मंत्र सिखाए थे जिन्हें उसने लोंट में रहने के दौरान याद कर लिया था। राजकुमारी आइला को विश्वास था कि जरूरत पड़ने पर वह विलियम और उनकी टीम की चोटों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। सेलिन और जेकिल ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। वे भी इस मिशन पर विलियम के साथ जाएंगे और लोंट की सुरक्षा व्लादिमीर पर छोड़ देंगे। एक बार जब एल्स सफल हो जाएंगे तो लोंट तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर वे विलियम को उसके मिशन में मदद नहीं करेंगे तो कुछ हफ्तों बाद हेलन साम्राज्य की राजधानी निश्चित रूप से एल्स के हाथों में आ जाएगी। उस खूबसूरत काली जादूगरनी को अपनी जाति से कोई प्यार नहीं था। वास्तव में वह कासोगोनगा और कॉना की तरह थी जो सिल्वरमून महाद्वीप को जलाकर राख कर देना चाहते थे। जेकिल के जाने का मुख्य कारण ये था कि वह विलियम को अकेले एल्स से लड़ने नहीं दे सकता था। एजीओ की रिपोर्ट के अनुसार ज़ेलान राजवंश की एल्फ सेना में कम से कम 6 संत स्तर के योद्धा, 3 आर्कमेज और 1 ग्रैंड आर्कमेज थे। विलियम शायद एल्फ के प्रतिभाशाली लोगों से निपट सकता है, लेकिन एल्फ जाति के शक्तिशाली लोगों के सामने वह एक चट्टान पर फेंके गए अंडे की तरह था। जेकिल हाफ एल्फ को उनके हाथों बुरी तरह पीड़ित नहीं होने देना चाहता था क्योंकि उसने विलियम के पिता से वादा किया था। हालांकि एल्व्स के प्रति उसकी नफरत सेलिन, कासोगोनगा और कॉनत जितनी तीव्र नहीं थी, फिर भी वह उन्हें अपनी नजरों में एक कांटा मानता था। समूह ने देर रात तक चर्चा की और फिर आवश्यक तैयारियां करने के लिए तितर-बितर हो गए। जैसे ही पूर्व से सूर्य उदय हुआ, दर्जनों उड़ने वाली गाड़ियां लोंट शहर से रवाना हुई। ईव ने जमीन से उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया और उन्हें क्षितिज में ओझल होते हुए देखा। लिया ने छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और मन ही मन आह भरी। वह और मैथ्यू भी जाना चाहते थे, लेकिन विलियम ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। हाफ एल्फ ने जोर देकर कहा कि उन्हें लोंट में ही रहना होगा क्योंकि सेलिन और जेकिल अब जीवित नहीं थे। ईव को देखभाल करने वाले की जरूरत भी एक कारण था।
विलियम नहीं चाहता था कि उनके जाने के दौरान कोई और उसकी देखभाल करे। इसी वजह से मैथ्यू और ली चुपचाप प्रार्थना करते हुए उन्हें जाते हुए देखते रहे। ताकाम ने किरिंटोर पर्वत की चोटी से इस उड़ते हुए जुलूस पर एक नजर डाली। इन बहादुर युवा योद्धाओं को अपनी भूमि पर आक्रमण करने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर जाते देख उसकी उम्रदराज आंखें नम हो गईं। युद्ध से यह साबित नहीं होता कि कौन सही है या कौन गलत, ताकाम ने बुदबुदाते हुए कहा। इससे तो बस यही पता चलता है कि आखिर कौन बचा है। अध्याय 438 आरंभ के द्वार पर टकराव भाग 1। क्या यह मिनोटॉर जाति की भूल भुलैया का द्वार है? विलियम ने 40 मीटर ऊंचे और 20 मीटर चौड़े विशालकाय द्वार को देखते हुए पूछा। जी हाँ, एर्चितु ने गर्व से उत्तर दिया। उस द्वार को आरंभ का द्वार कहते हैं। ये वह द्वार है जो उस भूल भुलैया की ओर जाता है जहां मिनोटॉर जाति ने अपना अभयारण्य बनाया है। नोट: विलियम और एर्चितु टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एर्चितु 10 मीटर ऊंचा था। ये शैतानी नरक वानर और लोन शहर की रक्षा करने वाले ओरोब्रो लुफी जितना विशाल था। वह द्वार अपने आकार से 4 गुना बड़ा था, इतना बड़ा कि किंग कांग और गॉडजिला भी बिना किसी परेशानी के उससे गुजर सकते थे। क्या राजा मिनोस 40 मीटर लंबा है? विलियम ने पूछा। एर्चितु ने अपना सिर हिलाया। राजा मिनोस मुझसे आधे आकार का है, लेकिन मेरे जैसे 10 लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या वह इतना ताकतवर है? स्वाभाविक रूप से, आखिरकार वह हमारे संप्रभु हैं। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वह मिनोटॉर जाति की मदद हासिल कर लेता तो एल्व्स के खिलाफ लड़ना आसान हो जाता। हालांकि इस समय ऐसा संभव नहीं था। विशालकाय द्वारों पर एक शक्तिशाली मुहर लगा दी गई थी और कोई भी इसे बाहर से नहीं खोल सकता था। शक्तिशाली मंत्रों और शारीरिक हमलों का प्रयोग करने पर भी द्वार न तो हिलते और न ही नष्ट होते। उन पर किए गए जादू इतने शक्तिशाली थे। कई प्रयासों के बाद एल्व्स ने फैसला किया कि जब मिनोटॉर जाति कमजोर स्थिति में थी, तब द्वार को नष्ट करने और उनका नरसंहार करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने गेट ऑफ बिगिनिंग्स को अकेला छोड़ दिया क्योंकि वे ज़ेलान राजवंश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अचानक विलियम के सिस्टम ने उसे सूचित किया कि कई शक्तियां उसकी ओर बढ़ रही हैं। आधे एल्फ ने लापरवाही से अपना नक्शा खोला और अपनी स्थिति के चारों ओर हजारों लाल बिंदु देखे। एर्चितु, वे यहाँ हैं, विलियम ने दूर जंगल की ओर देखते हुए कहा। विशालकाय सफेद बैल ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां विलियम देख रहा था और सिर हिलाकर सहमति जताए। 5 मिनट बाद लंबे सुनहरे बालों और भूरी आंखों वाला एक सुंदर बौना अकेला जंगल से बाहर आया और विलियम को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम कौन हो और तुम एल्व्स के इलाके में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम्हें अपने पिता का नाम तक नहीं पता? अलेंडोर ने उस घिनौने हाफ एल्फ पर अपनी आंखें गड़ा दी जिसने उसे ताना मारने की हिम्मत की थी। अपने पिता की तरह एल्फों का ये युवा सेनापति भी हाफ एल्फों से नफरत करता था। उसके लिए वे उनकी जाति के वंश पर एक धब्बा थे और उन्हें दुनिया से मिटा देना चाहिए। तो तुम अपना नाम नहीं बताओगे? अलेंडोर ने पूछा। उसने विलियम के साथ साथ उसके बगल में खड़े विशालकाय सफेद बैल को भी देखा। विलियम ने मुस्कुराते हुए उस अभिमानी एल्फ पर अपने मूल्यांकन कौशल का प्रयोग किया, जो अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था कि कहीं उसके और उसके एल्फ साथियों के लिए कोई जाल या घात तो नहीं बिछाई गई है। चूंकि आप मेरा नाम जानने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मुझे अपना परिचय देने दीजिए, विलियम ने अपने बालों को घमंडी अंदाज में झटकते हुए जवाब दिया। मैं विश्व वृक्ष की संत और एल्फ जाति के उद्धारकर्ता लेडी आवन का पुत्र मैक्सवेल वॉन आइंसेवर्थ हूँ। विलियम ने अपनी ठुड्डी को घमंडी ढंग से ऊपर उठाते हुए विराम लिया और कहा, मेरा नाम विलियम वॉन आइंसेवर्थ है। अलांडोर ने अपने सामने खड़े अर्धएल्फ को निहारते हुए भौहें चढ़ाईं। राजकुमारी ओविन कुछ दिन पहले उसके पास आई थी और उन्हें बताया था कि संत का पुत्र हेलन साम्राज्य का नागरिक है। उन्होंने विलियम का नाम भी बताया था और उसके चेहरे की विशेषताओं का वर्णन भी किया था, इसलिए अलांडोर ने अर्धएल्फ की बात पर आधा विश्वास कर लिया था। पेड़ों में छिपे हुए एल्फ्स के बीच कानाफूसी फैलने लगी। अफवाहें थीं कि उनकी संत लेडी आवन ने कई साल पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन इस दावे का कोई सबूत नहीं था। ये बात केवल एल्फ कुलों के बुजुर्गों और कुलपतियों को ही ज्ञात थी। यही कारण था कि आवन ने अपने पति के जुड़वां भाई मॉर्गन को बुलाने और विलियम को अपने साथ दक्षिणी महाद्वीप वापस ले जाने का कठिन निर्णय लिया। सभी एल्फ्स उसके बेटे को पसंद नहीं करते थे। उनमें से कुछ तो उसकी जान भी लेना चाहते थे। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवन ने एनेरियन परिवार के गुप्त क्षेत्र में बच्चे को जन्म दिया, जहां किसी भी अन्य एल्फ को कदम रखने की अनुमति नहीं थी।
एल्वेन राजा ने अरवेन और उसके बच्चे को पीछा करने वालों से बचाने में भी मदद की और यहाँ तक कि गुप्त रूप से शाही अंगरक्षकों को मॉर्गन को दक्षिणी महाद्वीप तक वापस ले जाने का आदेश दिया। एल्वेन राजा की सुरक्षा के कारण विलियम की मृत्यु चाहने वालों के पास अपनी योजनाओं को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने एल्वेन शाही परिवार और एल्वेन परिषद के वर्तमान प्रमुख एनेरियन परिवार दोनों को उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसी कारण विलियम सिल्वरमून महाद्वीप से सुरक्षित निकल गया और तब से लोंट में अकेले रह रहा है। ओह, तो आप हमें बता रहे हैं कि आप हमारी संत के पुत्र हैं। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? अलेंडोर ने चिढ़कर कहा। संत की कोई संतान नहीं थी। आप उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगाने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपकी हिम्मत तो देखिए, आप गंदे आधे खून वाले। विलियम हंस पड़ा। तो तुम अपने उद्धारकर्ता के पुत्र को इस तरह चुकाते हो? मुझे लगा था कि एल्व्स एक धर्मी और स्वाभिमानी जाति हैं। मुझे नहीं पता था कि वे पाखंडियों का एक समूह है। आप जितना चाहे हमें ताना मार सकते हैं, लेकिन हम आपके झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे, अलेंडोर ने जवाब दिया। भले ही विलियम उनकी संत का असली बेटा होता, फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं करता। दरअसल उसके कुलपति द्वारा दिए गए आदेशों में से एक ये था कि विलियम को देखते ही मार डाला जाए। इंतजार। जंगल के भीतर से एक कोमल आवाज आई। थोड़ी देर बाद लंबे सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत परी जंगल से बाहर निकली और विलियम को उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगी। क्या आप एंगोरियन युद्ध सम्राट के नाइट कमांडर हैं? राजकुमारी एओविन ने पूछा। वह आपातकालीन बैठक का भी हिस्सा थी और उसने अलेंडोर के साथ इस अभियान में शामिल होने का फैसला किया। उसकी रक्षा कर रहे स्वॉर्ड सैंड्स उसके पीछे खड़े थे और वे भी विलियम को उत्सुकता से देख रहे थे। हाँ, विलियम ने सिर हिलाया। क्या आपने मेरे बारे में सुना है? अलेंडोर राजकुमारी एओविन के सामने खड़ी हो गई और विलियम की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। हमारी राजकुमारी के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अलेंडोर चिल्लाया। घुटने टेककर एल्व्स की राजकुमारी के प्रति सम्मान दिखाओ, तभी मैं तुम पर दया करूंगा और तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूंगा। विलियम ने अलेंडोर की ओर झुंझलाहट भरे भाव से देखते हुए अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि दो लोगों की बातचीत में दखल नहीं देना चाहिए? विलियम ने पूछा। या फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी माँ है ही नहीं? तो फिर तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अलेंडोर को आसानी से भड़काया नहीं जा सकता था। विलियम को राजकुमारी से बात करने से रोकने का उसका कारण ये था कि वह उस अर्धएल्फ को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। अगर राजकुमारी एओविन उसे अपनी संत का पुत्र मान लेती तो उसके लिए एल्फ सेना के सामने विलियम को मारना बहुत मुश्किल हो जाता। तुम्हारी ये बकवास बहुत हो गई। अलेंडोर ने हाथ उठाकर हमले का इशारा किया। उसे मार डालो, राजकुमारी की रक्षा करो। जंगल से कई सीटी की आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि सभी एल्फ्स ने अपने तीर बरसा दिए थे। अलेंडोर उनका सेनापति था और उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि उसका वचन ही कानून है। साथ ही राजकुमारी इस मिशन पर केवल एक पर्यवेक्षक थी, उसे अपने दल के अलावा किसी भी एल्फ को आदेश देने का अधिकार नहीं था। और अब शुरू होता है, विलियम ने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक निडर मुस्कान आ गई। एरचिटू, क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो? एरचिटू ने गुस्से से गुर्राया और विलियम के सामने खड़ा हो गया। वे दोनों यहाँ बात करने नहीं आए थे। वे यहाँ एल्फ्स की जमकर पिटाई करने और उन्हें ये समझाने आए थे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर उकसाना नहीं चाहिए। अध्याय 439 आरंभ के द्वार पर टकराव भाग 2। आरंभ के द्वार पर धातु से टकराते तीरों की झंझनाहट भरी आवाजें गूंज उठीं। तीरों के टकराकर वापस उछलने पर एरचितू के सफेद फर एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठे। विशालकाय सफेद बैल के पीछे स्थित ऊंचा द्वार चमक उठा, मानो वह मिनोटोर जाति के चैंपियन को अपनी सुरक्षा सौंप रहा हो। एरचितू द्वार की सीमा के भीतर खड़ा था और वह अपनी शक्ति का उपयोग इच्छानुसार कर सकता था। इस समय एरचितू की रक्षा प्रणाली उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी कि आरंभ के द्वार की, जिसने एल्फ ग्रैंड आर्कमेज के सबसे शक्तिशाली हमले के साथ साथ संत श्रेणी के समकक्ष ब्लेडमास्टर्स के हमलों का भी सामना किया था। यदि उनके हमले द्वार पर एक खरोंच तक नहीं ला सके तो मात्र तीरों से एरचितू की सुरक्षा को भेदने का कोई मौका ही नहीं होगा। विलियम एरचितू के पीछे सीने पर हाथ बांधकर खड़ा था। उन्होंने पहले ही उस उपद्रवी एल्फ सेना से निपटने की योजना बना ली थी, जिसका उन पर दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। जब तक एरचितू द्वार की सीमा के भीतर खड़ा था, वह लगभग अजेय था। बेशक विशालकाय सफेद बैल इस अवस्था में अधिक देर तक नहीं रह सकता था। आरंभ के द्वार की जादुई और आध्यात्मिक शक्ति अपार थी और वह इसे केवल थोड़े समय के लिए ही नियंत्रित कर सकता था, अन्यथा अत्यधिक शक्ति को अवशोषित करने के कारण उसका शरीर फट जाता।
एर्चितो ने विलियम को बताया था कि यह योजना केवल आधे घंटे तक ही चल सकती है, उसके बाद उन्हें अपनी बैकअप योजना पर अमल करना होगा। हाफ एल्फ अपने स्टेटस पेज पर मौजूद नक्शे पर ध्यान दे रहा था ताकि यह अनुमान लगा सके कि उन्होंने मिनोटॉर जाति के क्षेत्र में कितनी बड़ी एल्फ सेना को फंसा लिया है। 2000 से कुछ ज्यादा, विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि उनकी मौजूदा सेना ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। अलेंडोर ने हाथ उठाकर तीरों की उस बौछार को रोकने का आदेश दिया, जिससे उस विशालकाय बैल को न के बराबर या नगण्य क्षति पहुंची थी जो उस अर्धएल्फ की रक्षा कर रहा था जिसे वह मारना चाहता था। जादूगरों, गोलीबारी शुरू करो, अलेंडोर ने आदेश दिया। एर्चितो पर मौलिक मंत्रों की बौछार हुई, जो एक सेब खाने में व्यस्त आधे एल्फ के सामने खड़ा था। विलियम ने मंत्रों की बौछार को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि एर्चितो उन सभी का सामना कर लेगा। उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि एल्फ उस पर हर तरह के हमले कर रहे हैं। उसे चिंता इस बात की थी कि कहीं एल्फ हार मानकर उसे अकेला न छोड़ दें। 3 मिनट तक लगातार बमबारी के बाद मंत्रों का आना बंद हो गया। धुआं हवा में उठने लगा और एल्फ्स ये देखने के लिए इंतजार करने लगे कि क्या उनके हमलों ने विशाल सफेद बैल को बारबेक्यू में बदल दिया है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विलियम कुर्सी पर बैठा हुआ था और खाना खाते हुए पंख वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा था। वह इतना शांत दिख रहा था मानो वह यहां सिर्फ अपने आसपास के माहौल को निहारने आया हो। अरे, क्या ये सब खत्म हो गया? विलियम ने हाथ में रखा सेब खत्म करने के बाद पूछा। मैंने सोचा था कि एल्फ प्रतिभाशाली लोग ताकतवर होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कमजोर होंगे। छी छी, मेरे कस्बे की बूढ़ी दादी मुझे आसानी से उठा सकती है और मेरी पीठ पर तब तक थप्पड़ मार सकती है जब तक मैं दर्द से चिल्ला न उठूं। लेकिन तुम एल्फ, छी, कितने कमजोर हो तुम सब। विलियम ने निराशा में अपना सिर हिलाया और इतनी ऊंची आवाज में बोला कि सभी लंबे कान वाले बदमाश उसे सुन सकें। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरे पिता को तुम सबको दानव जाति से बचाने के लिए सिल्वरमून महाद्वीप जाना पड़ा। तुम सब कितने डरपोक हो, विलियम ने ताना मारा। मेरे पिता और मैं डरपोकों से नहीं डरते। हा 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 हा। विलियम की चिड़चिड़ी हंसी ने एल्फ्स के मन को झकझोर दिया, जो उसे बुरी तरह पीटने के लिए उतर आ रहे थे। यहां तक कि एलेंडोर, जिसने पहले विलियम के ताने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, विलियम की चिड़चिड़ी हंसी सुनकर अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखना मुश्किल पा रहा था। पुसी क्या होती है? राजकुमारी एओविन ने अपने बगल में खड़े ब्लेड मास्टर्स में से एक से पूछा। संत श्रेणी के योद्धा ने अपनी निगाहें फेर ली और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने राजकुमारी का सवाल सुना ही न हो। राजकुमारी एओविन का पालन पोषण प्रेम और स्नेह से हुआ था। शाही प्रशिक्षकों के साथ साथ संत देवी आवन ने भी उन्हें कोई अश्लील बात नहीं सिखाए और हर तरह के अपशब्दों से दूर रहे, कहीं ऐसा न हो कि उनका उन पर बुरा प्रभाव पड़े। राजकुमारी एओविन ने दूर से हंसते हुए हाफ एल्फ को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर शिकन आ गई। हालांकि वह हाफ एल्फ द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अभद्र शब्दों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे लगा कि विलियम जो कह रहा था वह बहुत ही असभ्य था। चुप रहो, अलेंडोर चिल्लाया। एक आधे एल्फ से यही उम्मीद थी। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर बात घिनौनी होती है। एक एल्फ से यही उम्मीद थी, विलियम ने व्यंग्य भरे लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्ली की याद दिलाता है। हाँ हाँ हाँ। विलियम के सामने खड़ा एर्चितो अपने बगल में बैठे हाफ एल्फ को लात मारने की तीव्र इच्छा को दबा रहा था। हालांकि दोनों एक ही पक्ष में थे, फिर भी विलियम के अभद्र शब्दों को सुनकर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो अब तुम क्या करोगे? विलियम ने घमंडी लहजे में पूछा। क्या यही तुम्हारे पास सबसे अच्छा विकल्प है? आधा एल्फ समय पर ध्यान दे रहा था। एर्चितो के पास समय समाप्त होने में केवल 15 मिनट बचे थे। तब तक वह पूरी कोशिश करेगा कि एल्फ्स चाहे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। राजकुमारी एओविन, विलियम ने अलेंडोर से कुछ मीटर दूर खड़ी और 2 ब्लेड मास्टर्स द्वारा सुरक्षित राजकुमारी को पुकारा। मैंने अपनी माँ से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। विलियम की बातें सुनकर राजकुमारी एओविन के कान खड़े हो गए। अपने माता पिता के अलावा एल्फ राजकुमारी लेडी आवन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यही कारण था कि जब संत ने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया, तो राजकुमारी अपने माता पिता के सामने खुशी से नाच उठी। क्या लेडी आवन ने मेरे बारे में अच्छी बातें कही हैं? राजकुमारी एओविन ने पूछा। मास्टर ने मेरे बारे में क्या कहा? विलियम की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बेशक, उसकी मां ने अपने पत्रों में अपने 2 शिष्यों का जिक्र किया था, इसलिए वह राजकुमारी के बारे में कुछ बातें जानता था। मेरी मां ने बताया कि जब तुम खुश होते हो तो नाचना पसंद करते हो, विलियम ने उत्तर दिया।
और तुम्हारा पसंदीदा भोजन विश्व वृक्ष के पास उगने वाले लाल बेर हैं। मेरी माँ ने कहा था कि तुम एक उत्कृष्ट शिष्य हो और उन्हें तुम पर बहुत गर्व है। राजकुमारी एओविन के सीने में एक सुखद अनुभूति फैल गई जब उसने सुना कि लेडी आवन को उस पर बहुत गर्व है। हालांकि विलियम के अगले शब्दों के साथ ही वह भावना जल्द ही गायब हो गई। मेरी माँ ने एल्फ्स की शान, गरिमा और वीरता की प्रशंसा की थी, लेकिन मुझे अपने सामने मौजूद एल्फ्स में वे गुण कहीं नजर नहीं आते। मुझे तो बस पाखंडी और कृतघ्न नीच लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी संत और मुक्तिदाता के पुत्र पर हथियार ताने और उसे जान से मारने की कोशिश की। विलियम ने तिरस्कार भरी निगाहों से एलेंडोर को देखते हुए कहा, कैसा घमंड, कैसी शान, इसे ही वीरता कहते हो? तो तुम्हारा सेनापति उन एल्फ कुलों से है जो उस मानव नायक से नफरत करते हैं जिसने तुम्हारी धरती को बचाया। अगर मेरे पिता को पता होता कि तुम सब कृतघ्न कमीने हो तो वो उंगली तक नहीं उठाते और तुम सबको दानव जाति के हाथों गुलाम बनने के लिए छोड़ देते। विलियम के शक्तिशाली शब्द आसपास गूंज उठे जिससे सुनने वालों को अपने कार्यों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि कुछ प्राचीन एल्फ कबीले मैक्सवेल से नफरत करते थे, लेकिन अधिकांश एल्फ उसे नायक मानते थे। कुछ युवा प्रतिभाशाली एल्फ तो बड़े होकर उसके जैसा बनने की ख्वाहिश रखते थे। विलियम के उन्हें कृतघ्न कमीने कहने पर वे लड़खड़ा गए। चुप रहो, उसकी बात मत सुनो, एलेंडोर ने आदेश दिया। वह बस बकवास कर रहा है। विलियम ने एलेंडोर की बात अनसुनी कर दी और राजकुमारी एओविन की ओर देखा। देखो राजकुमारी, इसीलिए मेरी माँ को मुझसे अलग होना पड़ा। ये एल्फ मुझे लेडी आवन का बेटा नहीं मानते। तुम्हारा क्या तुम भी मुझे नहीं पहचानती? एलेंडोर ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। वह विलियम को अपनी तीखी आलोचना जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह पूरी तरह से टकराव का आदेश दे पाता, राजकुमारी एओविन की दृढ़ और गरिमापूर्ण आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। मैं तुम्हें हमारी संत लेडी आवन का पुत्र मानती हूं, राजकुमारी एओविन ने दृढ़ता से कहा। जो कोई भी यह कहने का साहस करेगा कि तुम मेरे स्वामी के पुत्र नहीं हो, वह मेरा शत्रु बन जाएगा। मैं शाही परिवार की प्रतिष्ठा की शपथ लेती हूँ। एलेंडोर ने हताशा में अपने दांत पीसे। चूंकि राजकुमारी ने विलियम को संत के पुत्र के रूप में पहचान लिया था, इसलिए उकसावे का कोई भी और कार्य उसके लिए उल्टा पड़ सकता था। युवा एल्फ कमांडर ने विलियम को घृणा भरी निगाहों से देखा, जबकि विलियम ने उसे उपहास भरी निगाहों से देखा। अब जब एल्फ राजकुमारी ने विलियम की पहचान कर ली थी, तो उसके लिए अपनी योजना के अगले चरण को शुरू करने का समय आ गया था, ताकि ज़ेलान राजवंश में आने का उनका मिशन सफल हो सके। अध्याय 440, विलियम बनाम एलेंडोर भाग 1। सर विलियम, मेरे पास एक प्रस्ताव है, राजकुमारी एओविन ने आगे बढ़ते हुए कहा। एलेंडोर ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी उसे पार करते हुए उस हाफ एल्फ की ओर बढ़ गई जो आराम से कुर्सी पर बैठा था। दोनों ब्लेड मास्टर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वह विलियम से केवल 20 मीटर दूर थी, तब वह आखिरकार रुक गई और अपने शिक्षक के बेटे को सच्ची दिलचस्पी से देखने लगी। उसकी आंखें लेडी आवन जैसी हैं, राजकुमारी एओविन ने सोचा। वरिष्ठ ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। जिस प्रकार राजकुमारी एओविन विलियम का आकलन कर रही थी, उसी प्रकार विलियम भी उनका आकलन कर रहे थे। विलियम को भीतर ही भीतर अपराधबोध हो रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी की मासूमियत का फायदा उठाकर अपनी योजना को अंजाम दे रहा था। हालांकि वह नहीं चाहता था कि राजकुमारी को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए टकराव होना लाजिमी था। महामहिम, आपका क्या प्रस्ताव है? विलियम ने अपने पंख वाले पंखे से हवा करते हुए पूछा। यदि मैं आपके सामने घुटने टेककर प्रणाम न कर पाऊं तो क्षमा करें। मेरा मन आजकल ठीक नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी परेशानी समझ सकते हैं, है ना? राजकुमारी एओविन ने मुस्कुराते हुए विलियम के अपमानजनक शब्दों को अनसुना कर दिया। अगर उस अर्धएल्फ ने ये बातें सिल्वरमून महाद्वीप में कही होती तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। फिर भी राजकुमारी ने अपनी स्वामिनी लेडी आवन के प्रति सम्मान के कारण विलियम के रवैये को सहन किया। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, राजकुमारी एओविन ने कहा। मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो मैं आपको हेलन साम्राज्य का शासक बना दूंगी। स्वाभाविक रूप से यह अभी भी एल्फ शासन के अधीन रहेगा, लेकिन मैं आपकी और आपके नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती हूँ। राजकुमारी का प्रस्ताव सुनकर एल्फ्स ने सहमति में सिर हिलाया। यदि विलियम सचमुच उनकी संत का पुत्र था, तो वे मानव साम्राज्य के शासक के रूप में उसके शासन को स्वीकार कर लेंगे, जो जल्द ही उनके अधीन आ जाएगा। ये प्रस्ताव तो लुभावना है, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? महाराज, आप क्या करेंगे?
श्री विलियम, मैं इस अभियान की मात्र पर्यवेक्षक हूं और मेरा अधिकार सीमित है, राजकुमारी एओविन ने कहा। हेलन साम्राज्य की राजसत्ता आपको सौंपना पहले से ही मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हालांकि लेडी आवन और आपके पिता एल्फ जाति के उद्धारकर्ता लॉर्ड मैक्सवेल की ओर से मैं शाही परिवार के पूर्ण अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको यह उपाधि और अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार हूं। एल्वेन राजकुमारी ने विलियम की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। कृपा करके आइए हम एक दूसरे पर हथियार तानने के बजाय हाथ मिला लें। व्यर्थ की हत्या की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी जीवन अनमोल हैं, यहां तक कि मानव जाति के जीवन भी। राजकुमारी के साथ आयरस्लान, जो जंगल के भीतर से उनकी बातचीत सुन रहा था, गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये पहली बार था जब उसने ऐसी कोई बात सुनी थी और उसने विलियम को गुस्से भरी निगाहों से देखा। वह राजकुमारी एओविन के प्रस्ताव पर हाफ एल्फ के जवाब का इंतजार कर रहा था। राजकुमारी, इस बारे में क्या कहूं? मुझे वो आदमी देखने में बहुत बुरा लगता है, विलियम ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए एलेंडोर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बहुत समय से खुद यह अनुभव करना चाहता था कि एक एल्फ प्रतिभाशाली कितना शक्तिशाली होता है। बेशक, अगर एल्फ कमांडर मुझसे अकेले में लड़ने से डरता है, तो वो अपने कुछ और साथियों को मदद के लिए बुला सकता है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। विलियम की घोषणा सुनकर राजकुमारी एओविन चौंक गईं। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाकर एलेंडोर की ओर देखा, जिनके चेहरे पर फिर से शांति छा गई थी। सर विलियम, क्या आप कमांडर एलेंडोर के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं? हाँ, बशर्ते कि वह मुझसे डरा हुआ न हो। एलेंडोर ने तलवार को मजबूती से हाथ में पकड़े हुए शैतानी मुस्कान बिखेरी। मैं इस द्वंद्व युद्ध को स्वीकार करता हूँ। संत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि खुद को रोकूं। बेशक तलवारों की आंखें नहीं होती, अगर गलती से मैं तुम्हें मार दूं तो मैं पहले से ही माफी मांगता हूं। ठीक है, विलियम ने सिर हिलाया। एलेंडोर द्वारा अपने हत्या के इरादे को छिपाने के प्रयास से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। विलियम को शुरू से ही पता था कि एलेंडोर उसे जान से मारने पर तुला हुआ है। फिर भी वह डरा नहीं था, क्योंकि वह अकेला नहीं लड़ रहा था। विलियम के चेतना सागर के भीतर से ऐश ने कहा, इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। तुम लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। समझ गया, विलियम ने जवाब दिया। कुर्सी से उठते ही उसने अपनी लकड़ी की छड़ी निकाली और एलेंडोर की ओर चल पड़ा। उसने झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि वह एक प्रतिभाशाली एल्फ योद्धा के खिलाफ अपनी क्षमताओं को परखने के लिए बेताब था। उसकी गुरु सेलीन ने कहा था कि उस समय वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसका सामना कर सके। हालांकि अब वह 12 साल का वह लड़का नहीं था जो सेलीन की मार झेलता था। विलियम अपने अधीनस्थों के सामने उस घमंडी एल्फ कमांडर की जमकर पिटाई करने के विचार से उत्साहित महसूस कर रहा था। विलियम को यह नहीं पता था कि एलेंडोर भी यही सोच रहा था। वह उस मानव नायक के बेटे को बुरी तरह पीटना और अपाहिज करना चाहता था जिसने उनकी जाति को दानवों के आक्रमण से बचाया था। वह सबको ये दिखाना चाहता था कि एल्फ्स को अब किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, खासकर एक घिनौने आधे मानव से सुरक्षा की। उसकी जान बचाओ, राजकुमारी एओविन ने चुपचाप अपने पीछे खड़े ब्लेड मास्टर्स को आदेश दिया। संत के पुत्र को एल्फ के हाथों नहीं मारा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने स्वामी का सामना नहीं कर पाऊंगी। दोनों ब्लेड मास्टर्स ने सिर हिलाकर सहमति जताए। वे शाही परिवार के संरक्षक थे, इसलिए उनके आदेश सर्वोपरि थे। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, एलेंडोर ने विलियम के चेहरे पर तलवार तानते हुए कहा। मैं तुम्हारे विरुद्ध किसी भी प्रकार के जादू का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें केवल अपनी तलवारबाजी की तकनीक से ही हराऊंगा। ठीक है, विलियम ने जवाब दिया। क्या तुम तैयार हो? जो करना है करो। आधे खून वाले, एलेंडोर ने ताना मारा। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक आकाश से एक जलता हुआ भाला नीचे आया और विलियम ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। युद्ध के मैदान में खिल उठो, विलियम ने अभिमानी एल्फ की ओर भाला तानते हुए घोषणा की, जिसका चेहरा विलियम के हाथों में धधकते हथियार की अपार शक्ति को महसूस करते ही तुरंत गंभीर हो गया। फ्लेव डू सोलेल, एलेंडोर ने दहाड़ते हुए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और उस जादुई कलाकृति को सक्रिय किया जो उसके कबीले के मुखिया ने उसे जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते के रूप में दी थी। जैसे ही युवा एल्फ कमांडर ने प्रभाव के लिए खुद को तैयार किया, उसके सामने प्रकाश का एक गुंबद प्रकट हुआ। राजकुमारी एओविन की रक्षा कर रहे दो ब्लेड मास्टर्स में से एक ने उसकी कमर पकड़ी और उसे नुकसान से बचाने के लिए तुरंत टेलीपोर्ट करके दूर चला गया। दूसरे ब्लेड मास्टर ने अपनी तलवार और ढाल निकाली। वह वहीं रुका रहा क्योंकि उसने योजना बनाई थी कि अगर विलियम के आक्रामक हमले से एलेंडोर की रक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो वह उसे बचाएगा।
जब सभी लोग आगे जो भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर चुके थे, तभी अचानक जलता हुआ भाला रुक गया और आकाश की ओर ऊपर की ओर उड़ गया। तभी उपहास और तिरस्कार से भरी एक हंसी अलांडोर के कानों तक पहुंची। तुम पहले क्या कह रहे थे? विलियम ने घमंड से पूछा। तुम मुझे बाधा पहुंचाओगे और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अभी आधा मिनट भी नहीं बीता है और तुमने जादू का इस्तेमाल कर लिया है। विलियम ने एक उंगली उठाए और उसे अगल बगल हिलाया। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम पूरा नहीं कर सकते। क्या तुम अपने दिवास्वप्न से जागे हो, तुम घमंडी छोटे मूर्ख? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।